नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने प्यारे से परिवार विज्ञप्ति पीसीएस पर। देखिए, इसके पहले हमने आधुनिक भारत के इतिहास के 3 वीडियोस डिस्कस कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाइए पहले वह वीडियो देखिए जाकर के, और कई बार देखिएगा, जब तब जाकर के आपको ये जो तरीके बताए जाते हैं ना, ये आपको याद हो सकते हैं। यह मत सोचिएगा कि एक बार में आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। एक बार में आप 60 से 70% चीज़ें तो याद कर सकते हो, लेकिन पूरी की पूरी याद करनी है ना, 2 से 3 बार आपको देखने पड़ेंगे, है ना, तभी जाकर के आपको याद हो पाएंगे। अब चलिए, यह वीडियो क्या है, इस वीडियो में देखिए हम शिक्षा को लेकर के, शिक्षा का विकास संबंधी क्या प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, जो पूछे गए हैं अभी तक, और पत्र पत्रिकाओं से। यहाँ क्वेश्चंस क्या है, थोड़े से ज्यादा फैक्चुअल हो जाते हैं, तो यहाँ बच्चों को थोड़ा ज्यादा दिक्कत हो सकती है ना। तो यह देखो, अभी आपको याद करा दिया जाएगा, आपको बिल्कुल अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर वायसराय हमने 1857 के पहले के गवर्नर जनरल देख लिए थे, उससे संबंधित जो क्वेश्चंस आए थे वो देख लिए थे। इस वीडियो में हम 57 के बाद जो वायसराय आए ना, उनसे संबंधित जो कार्य और वहां से जो प्रश्न आपके एग्जाम में बने हैं वो यहाँ पर डिस्कस करे जाएंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शिक्षा के विकास से शुरू करेंगे। देखो, शिक्षा के विकास पर पहला जो प्रश्न बनाया गया वह वारेन हेस्टिंग्स को लेकर बनाया गया कि वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई। जब हमने यार वहां पर गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ा था, तो वारेन हेस्टिंग्स के अंतर्गत हमने 4 कार्य इसके देखे थे, और वहां तरीका क्या बनाया था कि मदर लैंग्वेज हमारी क्या है, संस्कृत है, और उसकी हमारी सोसाइटी में क्या है, कब इज्जत बढ़ेगी, जब इसका अनुवाद आसान होगा। याद आया आपको, कलकत्ता मदरसा, संस्कृत कॉलेज, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, और चौथा क्या था आपका, गीता का अनुवाद। और मुझे कैसे याद है, क्योंकि मैंने 3 से 4 बार इन पर कमांड कर रखी है भाई, पढ़ पढ़ कर। आपको भी इसी तरीके से याद हो जाएगा। देखो, वारेन हेस्टिंग्स से लेकर यही क्वेश्चन आया था, तो काफी आसान हो जाएगा अब आपके लिए करना। फिर राजा राम मोहन राय को लेकर क्वेश्चन बनाया हिंदू कॉलेज से। दूसरा क्या है, दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो आपको देखिए, राजा राम मोहन राय तो हर कोई जानता है कि राजा राम मोहन राय के द्वारा हिंदू कॉलेज की स्थापना की जाती है, लेकिन इनके साथ साथ डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ को भी आपको याद रखना है, क्योंकि इनकी मदद से ही राजा राम मोहन राय के द्वारा हिंदू कॉलेज की स्थापना की जाती है। राजा राम मोहन राय के बारे में तो आप जानते ही हैं, ये क्या है, जो पश्चिमी तत्व थे उनसे आधुनिक तत्वों को लेने की बात करते थे, और पूर्वी जो हमारे यहाँ पर भारतीय संस्कृति थी, यहाँ एक तो भारतीय हमारी गौरवशाली संस्कृति थी उसकी बात करते ही थे, और अंधविश्वास जो थे उन्हें छोड़ने की बात करते थे। यानी कि हमें अंधानुकरण नहीं करना है यूरोप का, बाकी हमें अनुकरण करने की, जो अच्छे तत्व, आधुनिक तत्व होते हैं उनको अनुकरण करने की बात करते थे। इसी के संदर्भ में उनकी हिंदू कॉलेज की स्थापना को भी देखना है। अब भाई हमें याद क्या रखना है, हमें याद यह रखना है कि हिंदू कॉलेज की जो स्थापना थी उनमें इनका नाम कैसे याद रखें। तो एक बात बताइए, हिंदू जो होता है, हिंदू जो रिलीजन होता है, वहां से कनेक्ट कर लो हिंदू कॉलेज को। इसमें हमारे जो भगवान होते हैं उनका नाम क्या है, देखिए उनमें राम और मोहन हमारे भगवान हैं कि नहीं है। अब राम मोहन जो हैं, राम मोहन भगवान जो हमारे बनाए जाते हैं भगवान, आप इनके हेयर बताइए, हेयर जो है इनके लंबे रखे जाते हैं, हेयर मतलब बाल, समझ रहे हो ना, तो इनके हेयर लंबे रखे जाते हैं। आप अगर इनको पीछे से देखोगे, क्या इनको, इनका आप जेंडर बाल देखकर पूछा जाए भाई लड़की की लड़का, नहीं बता पाओगे, मतलब जेंडर नहीं बता पाओगे। याद करने के लिए बताया जा रहा है, जो हमारे हिंदू जो गॉड होते हैं ना, जैसे राम और मोहन, इनके जो हेयर हैं इतने लंबे होते हैं कि हम जेंडर इनका नहीं बता पाते हैं ना, पीछे से अगर हम देखें तो। राम मोहन से हो गया आपका राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, और हेयर से आप क्या हो गया, डेविड हेयर, और जेंडर नहीं बता पाऊं मतलब अलेक्जेंडर हो गया आपका, है ना। तीनों देखो आपको याद हो गए होंगे यहाँ पर हिंदू कॉलेज के स्थापना किसने की। तो चलिए, हिंदू कॉलेज की स्थापना हमने देख ली। जहां कंफ्यूजन है वही तरीका आपको बताया जाएगा, और जो आसान है बहुत वो नहीं बताया जाएगा, कि वहां पर तो आप याद ही रख सकते हो उसको। फिर दिल्ली कॉलेज की स्थापना को लेकर पूछ दिया जाता है, तो थोड़ा सा याद कर लीजिएगा कि 1824 में दिल्ली कॉलेज की स्थापना की गई थी। यह क्वेश्चन बनाया गया था आपसे। अब अगला आता है भाई आधुनिक शिक्षा प्रणाली को लेकर। आधुनिक शिक्षा प्रणाली की जो शुरुआत है वह आपकी 1833 में, आप जानते हो ना, 1833 का जो अधिनियम बनता है आपका, उस समय आपका गवर्नर जनरल कौन होता है, विलियम बेंटिंग होता है। इसी के समय आपकी आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत की बात की जाती है। यहां डिबेट हो रहा होता है कि भाई जो लैंग्वेज रखी जाए, मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए शिक्षा प्रणाली, या अंग्रेजी भाषा में। तो कुल मिलाकर आपको यह पता होगा कि लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में क्या होता है, यह तय होता है कि यह भाषा जो है अंग्रेजी भाषा ही रखी जाएगी, है ना। जो शिक्षा की भाषा रहेगी, माध्यम रहेगा, वो अंग्रेजी ही रहेगा। और यह किस सिद्धांत पर कार्य करेगी, अधोमुखी निस्यंदन। यह क्वेश्चन देखिए पूछा गया, किस सिद्धांत पर कार्य करती है जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली की जो शुरुआत की गई थी, तो वह अधोमुखी निस्यंदन। यह क्या होता है, जैसे ये मान के चलिए कि ऊपर के कुछ वर्ग को, मतलब छन छन कर क्या है, नीचे शिक्षा जाएगी, है जो आधुनिक शिक्षा है छन छन कर नीचे के वर्गों में पहुंचेगी, तो यह अधोमुखी निस्यंदन है, टॉप टू बॉटम अप्रोच जिसको बोला जाता है। यानी कि ऊपर के कुछ वर्ग को उठा करके हम शिक्षित कर देंगे, और वह धीरे धीरे करके क्या है, नीचे के वर्गों को भी शिक्षित देंगे। तो यह सिद्धांत जो है अंग्रेजों के द्वारा अपनाया गया था, 1835 में अपनाया गया था, जो शिक्षा प्रणाली की शुरुआत की गई। क्वेश्चन देखो यहीं से बनाया गया, और आपको देखो क्लियर तरीके से यहां पूरी कहानी भी समझा दी गई, पीछे के पीछे फैक्ट से जो रिलेटेड है। फिर देखो 1857 में पूछा गया क्वेश्चन कि जो हमारे 3 विश्वविद्यालय है ना, कहां कहां पर, एक कलकत्ता में, मद्रास में, बंबई में। ये आप देखो याद नहीं करना है, आपको यह पता है कि जो अंग्रेजों की 3 प्रेसिडेंसियां कहां पर थी, एक आपकी कलकत्ता प्रेसिडेंसी थी, एक मद्रास प्रेसिडेंसी, एक थी बंबई प्रेसिडेंसी। तो भाई तीनों जो प्रेसिडेंसी
वैकेंसी होंगी ना, यहीं पर क्या होगा, विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। तो 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना कहां पर हुई, इन 3 जगहों पर आप बता दोगे। कैसे, आपको ये भी याद आ गया। अब यह आपको वर्ष याद रखना कि भाई कब, किस वर्ष हुई। तो विश्वविद्यालय आप जानते हो ना, विद्रोह से कनेक्ट कर लो, 1857 के विद्रोह से। विद्रोह का आपने वी उठाया और विश्वविद्यालय का वी उठाया, यहां से कनेक्ट किया कि विद्रोह के समय ही क्या हुआ था, विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी। तो 57 में ही क्या होता है आपका, 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया। भाई क्या हुआ, क्वेश्चन आया कि मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब हुई। तो आपसे देखिए सीधा सीधा वर्ष पूछा गया था। और आरओ में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो सीधे वर्ष से संबंधित आते हैं। वहां आपके ऑप्शंस में दिए होंगे 1874, 1875, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहां देखो कैसे याद रखना है। एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज आप जानते हो जो आगे चलकर के क्या बना है, एएमयू बना है आपका, है ना। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है यही आगे चलकर एएमयू बदल जाता है, एएमयू में बदल जाता है, जिसका वर्तमान समय में आप देखते हो स्वरूप। अब देखो समझो यहाँ पर यह क्या है, यहाँ अल्पसंख्यकों के लिए यह संस्थान एक तरीके से कार्य करता है ना। तो अब आपको इसी से रिलेट करना है, कैसे, कोई बहुसंख्यक के लिए संस्थान कार्य कर रहा था उस समय। तो आपको पता है भाई आर्य समाज था, है ना, जानते हो ना आप। आर्य समाज उस समय क्या था, आर्य समाज वेदों की ओर लौटो की बात करता था। और आर्य समाज का स्थापना वर्ष आपको भी याद रखना है कि 1875 ही क्या है आपका आर्य समाज का स्थापना वर्ष है। और 1875 ही आपका क्या है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का स्थापना वर्ष है। यहां साथ के साथ 2 चीजें तैयार हो गई। और 2 चीजें तैयार कैसे की आपने, एक अल्पसंख्यक समुदाय से, एक बहुसंख्यक समुदाय से, दोनों से कनेक्ट करके याद करोगे तो दोनों के वर्ष भी आप नहीं भूलोगे। तो यहां देखो चीजें आपको शिक्षा के विकास के क्रम में जो क्वेश्चन अभी तक बनाए गए वो क्लियर हो गए होंगे। फिर देखो ये क्वेश्चन बनता है आयोगों को लेकर के, यानी कि शिक्षा संबंधी जो आयोग थे उनको लेकर क्वेश्चन कैसे बनता है। ये देखो हमने जब पीछे के क्वेश्चंस देखे तो वहां समझा कि यहां क्वेश्चन 2 तरीके से बनाया जाता है। या तो उसके देखो अध्यक्ष को लेकर क्वेश्चन बनाया जाएगा कि यह अध्यक्ष जो है किस वायसराय के समय, है ना, यह जो आयोग है शिक्षा आयोग जिसकी अध्यक्षता को लेकर क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है मैचिंग के लिए कि 4 आयोग दिए होंगे, मान लीजिए यहाँ हंटर आयोग दिया होगा, रैले आयोग दिया होगा, सैंडलर आयोग दिया होगा, है ना, और सार्जेंट आयोग। 4 आयोग को ही उठा लेगा और इधर वायसराय दे देगा, है ना, अलग अलग मिलाने के लिए फिर आएगा कि भाई चारों आयोग के सामने मिलाइए आप सही। तो यहाँ देखो आपको एक सीक्वेंस तरीके से मिलाकर बताया गया है और अभी याद करा दिया जाएगा कि कैसे आपको याद रखना है। फिर दूसरा क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है, दूसरा बनाया जाता है जो हंटर आयोग था ना वो पूछेगा इसका लक्ष्य क्या था। बेसिकली यह आयोग जो है किस तरीके की शिक्षा पर निर्भर था, है ना, उद्देश्य क्या था, किस तरीके की शिक्षा में सुधार करना, क्या यह प्राथमिक शिक्षा पर आधारित था या विश्वविद्यालयी शिक्षा में सुधार करने पर आधारित था। तो एक दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से बनाया जाता है। तो यह दोनों चीजें देखो आपकी ढूंढ करके फिर नोट डाउन करके आपको एक जगह पर ही प्रोवाइड कराई जा रही है। अब देखो पहला आपने देखा हंटर आयोग। हंटर आयोग आपने बताया कि हंटर आयोग जो है वह उस समय वायसराय कौन था आपका, रिपन था। और यह इसका लक्ष्य क्या था, प्राथमिक शिक्षा में सुधार करना। याद कैसे रखोगे भाई, अब जब आप छोटे थे ना तो आप पर हंटर चलते थे कि नहीं चलते थे। अब आप पर हंटर कब चलाते थे, जब आप क्या करते थे, कमीनापन करते थे। तो पन से आपने निकाला रिपन, जब आप कमीनापन करते थे तो आप पर हंटर चलते थे छोटे पर। आपके टीचर चलाते थे कि नहीं चलाते थे, तो हंटर चलाते थे, आप कमीनापन करते थे। और छोटे पर आपसे आप मतलब बच्चे थे तो बच्चे होंगे तो किस तरीके की शिक्षा आप ग्रहण कर रहे होगे, प्राथमिक शिक्षा। तो प्राइमरी स्कूल्स में ऐसा होता था। तो आपने देखो यहां से कनेक्ट किया कि लक्ष्य था इसका प्राथमिक शिक्षा में सुधार करना। और हंटर आपने कनेक्ट किया रिपन से। देखो तीनों अब याद आ गए होंगे। जैसे ही हंटर आएगा आपका मिशन आप तुरंत बता दोगे कि भाई हंटर को हमने कैसे कहानी से रिलेट की थी। फिर देखो रैले, दूसरा आयोग है रैले आयोग। अब रैले आयोग का वायसराय को पूछा जाएगा और पूछा जाएगा किस तरीके की शिक्षा में सुधार करना था। तो आप बताओगे भाई रैले जो है करजन के समय था, आया था, यह आयोग गठित किया गया था और विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार करने को लेकर था। अब देखो कितना आसान है याद करना। रैली वगैरह आप देखते हो, रैली कहां दिखाई देती है आपको, रैली दिखाई देती है विश्वविद्यालयों में, है ना। बहुत सामान्य सी बात हो गई है कि विश्वविद्यालयों में रैली निकलना आजकल बहुत आम बात हो गई। रैली से आपने कनेक्ट किया रैले को और विश्वविद्यालय में दिखाई देती तो विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार करना। अब भैया आप बताओ यार, आप विश्वविद्यालय भेजे गए घर से, घर वालों ने कर्ज लेकर आपको पढ़ने के लिए भेजा और कर्ज आप वहां क्या है विश्वविद्यालय में रैलियों में शामिल हो रहे हो। तो देखो रैली से आपको याद आ गया कर्जन, कर्ज लेकर मतलब कर्जन आपने कनेक्ट कर लिया। तो देखो यह भी कनेक्ट हो गया कि रैले आयोग के समय आपका गवर्नर वायसराय कौन था, कर्जन था, है ना। कर्ज लेकर घर वालों ने भेजा था आपको लेकिन आप रैले में शामिल हो रहे हो, तो ये देखो कनेक्ट हो गया यहाँ से। फिर देखो सैडलर। अब सैडलर क्या है, जब आप यार रैले में शामिल हो गए और इसका जो वायसराय है वह चैम्प्सफोर्ड है। कैसे याद रखोगे, चैम्प्सफोर्ड मतलब आपने चैंपियन से चैम्प्स निकाल दिया, है ना, चैम्प्स निकाला आपने कि आप क्या है जब वहां पर कोई प्रतिस्पर्धा अब आगे होगी विश्वविद्यालय में आपके, तो आप एक बात बताइए क्या चैम्प्स बन पाओगे, नहीं बन पाओगे ना। जब आप रैली में शामिल होगे तो आप क्या हो जाओगे, सैड हो जाओगे। सैड से आपने बनाया सैडलर को, है ना, और चैम्प्स से आपने बनाया चैम्प्सफोर्ड को। और शिक्षा कौन सी होगी, विश्वविद्यालय शिक्षा, क्योंकि पीछे वाली ही तरीके से हमने आगे कनेक्ट किया था कि रैली में जब शामिल होगे तो आप आगे सैड हो जाओगे जब चैम्प्स की बात आएगी, क्योंकि चैम्प्स तो आप बन नहीं पाओगे, क्योंकि पढ़ाई जब करनी थी आप क्या कर रहे थे, रैली में शामिल हो रहे थे। तो यह हो गया, देखो शिक्षा से ही कनेक्ट कर रहे हैं हम चीजों को, किस तरीके से सारे आयोग और उनके वायसराय भी याद हो गए होंगे साथ के साथ। फिर आता है हार्टोग।
देखो हार्टोग आयोग जो है उसके समय वायसराय कौन था? इरविन। हार्टोग आयोग जब गठित होता है तो आयोग जो इरविन होता है वह आपका कौन होता है? वायसराय होता है। और यह प्राथमिक शिक्षा में सुधार को लेकर था। अब हार्टोग का आपने निकाल लिया हर्ट, है ना, जिसको आप हर्ट करते हो उसी को क्या करते हो? उसी को विन, मतलब जीतना चाहते हो, जिसका दिल आप हर्ट करोगे उसी को विन करना चाहोगे आप, है ना। तो विन से आपने निकाला इरविन और हर्ट से आपने निकाला हार्टोग, है ना। हर्ट से हार्टोग हो गया, विन से इरविन हो गया। और ज्यादातर हर्ट कौन होता है? जल्दी बच्चे हर्ट होते हैं। तो किस तरीके की शिक्षा में? बच्चे क्या है? प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा के सुधार में। यह भी देखो याद हो गया आपका। अब सार्जेंट आ गया। सार्जेंट योजना जो है आप जानते हो, यह सार्जेंट योजना जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस समय सार्जेंट योजना लाई जाती है। बेसिकली होता क्या है, सारे एजेंट, अब ऐसे समझो, सारे ब्रिटिशर्स कहते हैं कि सारे के सारे हमारे एजेंट हैं और चाहे वह प्राथमिक हो चाहे द्वितीयक हो, दोनों आपको क्या है, एक रूपरेखा तैयार करनी है दोनों तरीके की शिक्षा में सुधार के लिए। और इसके गवर्नर आपके वायसराय कौन होते हैं? वेवेल होते हैं, ना। ये थोड़ा सा आप याद कर लेना। कुछ के तरीके आपको बता दिए गए हैं और तरीकों के साथ साथ आपको देखो वायसराय भी याद हो गए होंगे। हंटर आएगा आप तुरंत मारोगे क्या? रिपन। रैले तुरंत आएगा कर्जन आपके दिमाग में। और किस तरीके की शिक्षा आप बता दोगे भाई? रैली कहाँ? विश्वविद्यालय में। सैडलर आएगा तुरंत बताओगे सैड थे, क्यों? क्योंकि चैंस नहीं बन पाए। हार्टोग आएगा आप बताओगे भाई हर्ट हुए थे तो उनको विन करना था, है ना, इरविन आ जाओगे। और सार्जेंट आप वेवेल बता दोगे, है ना। या सारे एजेंट को वेल तरीके से ट्रीट करना है। तो बस इस तरीके से आप वेवेल का कनेक्ट कर लिया। तो देखो सारे हो गए या शिक्षा आयोग? अब शिक्षा आयोग से कंफ्यूजन रहा? बिल्कुल नहीं रहा होगा, पहले आप कंफ्यूज हो जाते होगे। अब देखो अगला देखते हैं। शिक्षा का विकास देख लिया, अब प्रेस के विकास को लेकर देखते हैं। यह भी कोर फैक्चुअल टॉपिक है और यहां पहले हम यह समझेंगे, यह नहीं है कि हमने 100-150 आपको पत्रिकाएं दे दी गई, समाचार पत्र दे दिए गए, आप जुटे हो याद करने के लिए। इसको स्मार्ट स्टडी नहीं बोला जाता। स्मार्ट स्टडी यह होता है कि आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे, देखा कि भाई आरओ में क्वेश्चंस कहां से बन हैं, वही हमने किया। यहां पर देखा कि कहां से बनाए जा रहे हैं, कौन से समाचार पत्र हैं जिनको आयोग बार बार रिपीट कर रहा है। उसके बाद उसका नेचर क्या है पूछने का क्वेश्चन, तो उसका दो नेचर है पूछने का, दो तरीके से पूछता है। जितना कि मैंने एनालिसिस किया ये पाया कि दो तरीके से पूछा जा रहा है। एक तो वह प्रकाशक पूछ लेता है उसके, एक क्या है दूसरा, वह भाषा। यह पूछेगा कि कोई जो समाचार पत्र है उसकी भाषा क्या रहती है। तो एक समाचार पत्र दे देगा 3-4 और सामने भाषाएं दे देगा, वो मैच करने को आएगा। एक क्या है समाचार पत्र दे देगा, सामने क्या है उसके प्रकाशक दे देगा, वो मैच करने के लिए आएगा। तो दो तरीके से प्रश्न बनाए गए। वही देखिए आपको सारणी दे दी गई है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपके समाचार पत्र हैं जो लगातार रिपीट होते रहते हैं, इनको तो एकदम याद कर लेना। याद क्या कर लेना, आपको खुद ये भी देखिए साथ के साथ याद भी करा दिया जाएगा। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। देखो और बार बार इस वीडियो को देखा करो ताकि आपको चीज़ें बार बार रिवाइज करोगे ना, वही रिवीजन है तभी याद हो पाएगा। क्योंकि बहुत से तरीके आपके दिमाग से निकल जाएंगे, क्योंकि आप क्या है ना एक बार सुनोगे यार तो कहाँ ज़्यादा लंबे समय तक रख पाओगे। लंबे समय तक रखना है तो उन्हें बार बार आपको याद करना पड़ेगा ना। चलिए बंगाल गजट देखते हैं। बंगाल गजट के बारे में हर कोई जानता है कि भारत का क्या है, पहला समाचार पत्र होता है और प्रकाशक कौन होता है इसका? जेके हिक्की होता है ना। और ये अंग्रेजी भाषा में लिखा जाता है। तो बहुत ही सामान्य सा पॉइंट है, हर किसी को बच्चे को रटा होता है कि बंगाल गजट जो है भारत का पहला समाचार पत्र होता है। लेकिन यह किस भाषा में आता है? अंग्रेजी भाषा में आता है। अंग्रेजों की यह क्या है मुखर रूप से आलोचना करने लगता है। कुछ समय के बाद क्या होता है, यह बंद कर दिया जाता है ना, इसका प्रकाशन बंद हो जाता है। चलिए बंगाल गजट के बारे में इतनी जानकारी आपको दे दी गई। और पहला यार सीधी सी बात बताओ, पहला समाचार पत्र कहां से आएगा? जहां आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन बहुत तीव्र गति से उठ रहा होगा, समाचार पत्र जैसी पत्रिकाएं वहीं से प्रकाशित होंगी। और सबसे तेज गति से आंदोलन कहां उठ रहा था, शुरुआत हुई थी बंगाल के क्षेत्र से। तो वही देखिए आपका बंगाल गजट, इसीलिए उसका नाम भी बंगाल गजट है समाचार पत्र का। अब देखो ये जो दो समाचार पत्र है ना, ये पूछे जाते हैं आपसे। क्या है? एक है आपका संवाद कौमुदी, दूसरा है मिरातुल अखबार। दोनों ही समाचार पत्र किसके हैं? राजा राम मोहन राय के। अब इतना तो आप जानते हो ना कि राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार बोला जाता था, है ना। क्वेश्चन देखो यहां से ही बनाया गया है। अब इनके दो पत्र देख लो भाई जो पूछे गए हैं आरओ में, एक संवाद कौमुदी पूछा गया है, एक आपका मिरातुल अखबार पूछा गया है। देखो क्वेश्चन कैसे याद रखना है, राजा राम मोहन राय ने क्या किया है, अखबार इनके द्वारा अखबार का प्रकाशन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इनकी जो संवाद क्षमता है ना वो बहुत बेहतरीन थी, है ना, इसीलिए इनको पत्रकारिता का राजकुमार बोला जाएगा ना। क्यों बोला जाएगा? क्योंकि इनकी जो संवाद करने की क्षमता थी ना वो बहुत बेहतरीन थी। दूसरा इसीलिए क्या है, ये अखबारों का क्या है, प्रकाशन करेंगे। तो अखबार से आपने मिरातुल अखबार को कनेक्ट किया और संवाद करने की क्षमता बेहतर थी, संवाद कौमुदी को कनेक्ट कर लिया। अब संवाद जब अच्छी होगी, आप बताइए आप जो संवाद करते हैं वो अपनी मातृभाषा में करते हैं बढ़िया या किसी और लैंग्वेज में? तो आप अपनी मातृभाषा में करते हैं। राजा राम मोहन राय कहां से थे? राजा राम मोहन राय थे बंगाल से। तो भैया ये बताइए किस इनका संवाद कॉमेडी किस भाषा में होगा? इनका संवाद कॉमेडी भी बांग्ला भाषा में होगा। दूसरा आ गया मिरातुल अखबार। अब यार मिरातुल शब्द ही आप समझ रहे हो कि मिरातुल किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। तो मिरातुल की भाषा क्या होगी? मिरातुल की भाषा होगी फारसी। चलिए यह हो गया। और ये जो डब्लू लिखा हुआ है ना, डब्लू का मतलब है वीकली। आप समझिए जो साप्ताहिक पत्रिका होती थी, कभी कभी पूछ लेता है कि यह साप्ताहिक पत्रिका ना देकर के ऑप्शन में मासिक पत्रिका दे देगा। तो यहाँ शुरुआती आप देख रहे हो, शुरुआती स्तर की जितनी भी पत्रिकाएं हैं ज्यादातर साप्ताहिक पत्रिकाएं हैं, है ना। अब देखो अगला जो है नीचे पर वह उद्दंड मार्तंड है। इसको लेकर क्वेश्चन क्या बनता है? उद्दंड मार्तंड को लेकर एक जानकारी आपको होनी चाहिए कि यह भारत का पहला हिंदी में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था। एक फैक्ट यहां से तैयार हुआ का,
भाषा क्या थी इसकी? हिंदी थी। और भारत का पहला हिंदी में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन है? उद्दंड। इसके आपके प्रकाशक कौन है? जुगुल किशोर। याद कैसे रखोगे भाई? एक बात बताइए, जितना ही आप किशोर होते रहते हो, ये बचपन में क्या होता है आपके अंदर? बचपना होता है, नटखटपन होता है, लेकिन जितने ही आप किशोर होते हो, धीरे धीरे जितने किशोर होते चले जाते हो, आपके अंदर उद्दंडता आती जाती है ना। उद्दंडता से आपने क्लियर किया, किसको कनेक्ट किया? उद्दंडता से किशोर को कनेक्ट किया। तो भैया उद्दंड मार्तंड के आपके कौन हो गए प्रकाशक? जुगुल किशोर हो गए। किशोर से जुगुल किशोर हो गए, तो ये भी याद हो गया। सोम प्रकाश, हर बच्चे को पता है कि सोम प्रकाश का जो प्रकाशक है कौन है? ईश्वरचंद्र विद्यासागर है ना। और ईश्वरचंद्र विद्यासागर का मूल स्थान क्या था? बांग्ला। तो बांग्ला भाषा होगी इनकी, ये तो बहुत आसान है, याद कराने की जरूरत है नहीं। फिर देखो इंडियन मिरर, यह क्वेश्चन पूछा गया। इंडियन मिरर से पूछा गया कि भाई मिलान में एक तो आया था, एक तो इंडियन मिरर से सीधा क्वेश्चन आया था, इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके प्रकाशक कौन थे? इसके प्रकाशक थे आपके द्वारकानाथ टैगोर। यहाँ भाषा से संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो अब इंडियन मिरर को आप कैसे याद करोगे भाई? एक बात बताइए, इंडियन जो होता है ना, वो अपने घरों में मिरर लगाता है, और मिरर कहाँ लगाता है? अपने द्वार पर ही लगाता है। आप देखते हो ना कि इंडियन जो है मिरर आप समझते हो ना, जो मिरर है ना, जिस पर आप देखते हो शकल अपनी, तो इंडियन जो अपना मिरर है, इंडियन मिरर कहां लगाएगा? द्वार पर लगाएगा। तो द्वार से आपने क्या कनेक्ट किया? द्वारकानाथ को कनेक्ट कर लिया। और इंडियन मिरर के कौन हो गए प्रकाशक? आपके द्वारकानाथ टैगोर हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है अमृत बाजार पत्रिका। देखिए अमृत बाजार पत्रिका से आपको याद रखना है, थोड़ा अमृत बाजार पत्रिका की कहानी समझ लीजिए। अभी आगे जब हम वर्नाकुलर प्लेस एक्ट पढ़ेंगे ना, जो एक तरीके से मुंह बंद करने वाला अधिनियम बोला जाता था समाचार पत्रों के लिए, तो क्या है, वर्नाकुलर प्लेस एक्ट लिटन के द्वारा आगे लाया जाएगा। अभी देखिए हम पढ़ेंगे, समझ जाएंगे वह। अब ये लाया इसलिए जाता है कि जो अंग्रेजी भाषाओं में पत्रिकाएं प्रकाशित नहीं हो रही होती थी, उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए। अब उससे बचने के लिए, वर्नाकुलर से बचने के लिए ही अमृत बाजार पत्रिका आपकी ऐसी पत्रिका थी जो रातों रात क्या होती है? बांग्ला से अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित हो जाती है। तो अब इस पर प्रतिबंध तो लग नहीं सकता है ना। तो यहां समझना है, आज के समय में जो एबीपी चैनल आप देखते हो ना, एबीपी चैनल, यही फुल फॉर्म यही है, अमृत बाजार पत्रिका ही है। ठीक है, तो अमृत बाजार पत्रिका से संबंधित देखो आपको कहानी पीछे बता दी गई है ना। जो क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जो पूछा जाता है कि वर्नाकुलर प्लस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा में परिवर्तन किसने किया था? अमृत बाजार पत्रिका ने ही किया था। इसके देखो यहां पर हम देखेंगे प्रकाशक या संपादक कौन है। तो इसके संपादक देख शिशिर कुमार घोष थे। क्या है, आप कुछ नहीं याद रखो, अमृतसर तो याद ही रखते हो, अमृतसर। अमृतसर को आपको अमृतसर पढ़ना है ना। अमृत से आपका अमृत बाजार पत्रिका हो गया, सिर से आगे शिशिर कुमार घोष हो गया। देखो याद हो गया, शिशिर कुमार घोष आपका सिर से याद हो गया, और अमृत बाजार पत्रिका का आपने अमृत से कनेक्ट कर लिया। चलिए देखो दो न्यूज़पेपर आगे आपके दिए हुए, कौन से? केसरी और मराठा। यहां समझो ध्यान से, केसरी मराठा को लेकर आपको कंफ्यूज जानते कहां पर करेगा? हर किसी को पता है कि मराठा और केसरी ये दोनों किसके न्यूज़पेपर हैं? बाल गंगाधर तिलक के। तो यहां तो कंफ्यूजन होगा नहीं किसी को। भाषा को लेकर देखो कंफ्यूज कर देता है। मराठा भाषा है ना, ऑप्शन में दे देगा कि मराठा जो समाचार पत्र है ना, इसकी भाषा क्या है? तो इसकी भाषा जो है ना आपकी मराठी ना होकर के क्या है? अंग्रेजी है। वहीं जो दूसरा है आपका केसरी, केसरी की भाषा क्या है? मराठी है, जस्ट अपोजिट है। यानी कि मराठा की भाषा आपको याद रखना है कि इनकी भाषाएं जस्ट अपोजिट हैं। यानी कि केसरी की भाषा मराठी है और मराठा की मराठी ना होकर के अंग्रेजी है। बस यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। और मराठी जो है आपका, देखो यहाँ डी दिया हो, डी मतलब है डेली, यानी कि दैनिक न्यूज़पेपर होता था। मराठी इनका दैनिक न्यूज़पेपर होता था, और अंग्रेजी आपका वीकली होता था, है ना न्यूज़पेपर, किसका? बाल गंगाधर तिलक का। अब देखो तीन जो न्यूज़पेपर यहाँ अगले दिए हुए हैं, यह गांधी जी के तीन न्यूज़पेपर हैं। कौन कौन से? एक आपका हरिजन है, दूसरा हरिजन बंधु है, तीसरा हरिजन सेवक है। क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है? हरिजन को लेकर के देखो आप जानते हो कि गांधी जी ने ही क्या नाम दिया था? हरिजन नाम दिया था, और साथ साथ एक हरिजन मैगजीन निकाली थी। लेकिन हरिजन मैगजीन जो गांधी जी के द्वारा, एक कहानी समझना है यहाँ पर, तीनों देखो एकदम कनेक्ट हो जाएगी। किसी की भाषा क्या है, क्योंकि भाषा को लेकर ही यहाँ कंफ्यूज करता है, और आप कंफ्यूज भी वहीं पर होगे, क्योंकि पता है ना कन्फ्यूजन कहाँ होता है। जहाँ मुझे कन्फ्यूजन होता है वहीं आपको कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि आप भी तैयारी के फेज में हैं, हम भी तैयारी के फेज में हैं। तो हरिजन को लेकर देखो आप कन्फ्यूज इन पत्रिकाओं को लेकर हो जाओगे, भाषाओं को लेकर के कौन सी किसकी भाषा है। तो अब नहीं होगे। कैसे? गांधी जी ने जब हरिजन मैगजीन निकाली तो उन्होंने क्या किया? शुरुआत में अंग्रेजी भाषा में निकाली। तो भैया सब ने बोला उनसे कि आप हरिजन से कनेक्ट करना चाहते हो, हरिजन को हरिजन से कनेक्ट करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? कह रहे हाँ, तो फिर अंग्रेजी में क्यों निकाल रहे हो? बोले तब फिर, बोले अगर अपने भाई बंधुओं से, गांधी जी कहाँ के थे? गुजरात के। बोले अगर अपने भाई बंधुओं से कनेक्ट करना है तो भैया गुजराती में निकालो। बोले ठीक है, चलो हम हरिजन बंधु नाम से मैगजीन निकालेंगे, और हरिजन बंधु नाम से हम गुजराती में मैगजीन निकाल देंगे। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा क्या केवल गुजरात के ही लोगों को कनेक्ट करना चाहते हो? लोगों ने कहा, करे नहीं, फिर करे पूरे भारत के लोगों से कनेक्ट करना है। तो बोले फिर हरिजन सेवक निकालो भाई, हिंदी भाषा में निकालो। तो फिर उन्होंने हरिजन सेवक निकाल दी। उन्होंने कहा चलो हरिजन सेवक निकालते हैं, और किस भाषा में? हिंदी भाषा में। लो देखो तीनों याद हो गई होंगी। अब बताइए हरिजन की भाषा कौन सी? अंग्रेजी। फिर हरिजन बंधु निकाली किस भाषा में? गुजराती। फिर हरिजन सेवक किस भाषा में? हिंदी। ये तीनों याद, कंफ्यूजन खत्म। अब देखो अगली कौन सी है पत्रिका? अल हिलाल। अल हिलाल और अल बिलाल आपको याद रखना है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है। ये किसकी है? अबुल कलाम आज़ाद की हैं। आ से अल हिलाल हो जाएगा, आ से आपका अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा। इनकी भाषा कैसे याद रखनी है? देखो
ऐसे याद रखना। अबुल कलाम आज़ाद जो है आपके भारत में रुके थे, और भारत में ही किस भाषा की खोज हुई, किस भाषा की उत्पत्ति होती है, उर्दू भाषा कहाँ की भाषा है, भारत की भाषा है। तो भैया अबुल कलाम आज़ाद की जो अल हिलाल अल बिलाल थी ना, किस भाषा के पत्र हैं ये, उर्दू भाषा में आते थे। चलिए ये हो गए सारे याद। अब पत्र पत्रिकाओं बताओ, जो भी आपको कन्फ्यूजन थे सारे कन्फ्यूजन दूर कर दिए गए कि नहीं यहाँ पर। अब आप काफ़ी कॉन्फिडेंस फील कर रहे हो कि नहीं फील कर रहे हो इसको पढ़ने के बाद में। अब चीज़ें याद हो रही हैं, अब लग रहा है हाँ चीज़ें याद हो गई यार। चलो वायसराय यहाँ देखते हैं, आगे आ गए हम वायसराय पर। ये वायसराय जानते हैं कौन से? देखो हमने 1857 के पहले तक, जहाँ तक गवर्नर जनरल बोला जाता था ना, वहाँ तक हमने चीज़ें कवर कर ली थी पीछे। यहाँ से हम 57 के बाद जब हम वायसराय बोलने लगते हैं गवर्नर जनरल को, यहाँ से कुछ हम फैक्ट्स देख लेंगे जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कैनिंग के बारे में। कैनिंग से क्वेश्चन क्या बना? लॉर्ड कैनिंग से क्वेश्चन बनाया गया कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ? 1856 में। देखिए विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू होता है किसके सहयोग से? आईसीवी का मतलब है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू होता है। तो गवर्नर जनरल वायसराय पूछा जाता है आपका, वायसराय कौन था उस समय? तो कैनिंग था, है ना, कार्यकाल तो आप जानते ही हो। और इसी के समय 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम बनाया गया। और उच्च न्यायालय अधिनियम देखिए उन्हीं 3 प्रेसिडेंसियों में ही क्या है, उच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी। आपने पीछे पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आगे जब अधिनियम पढ़ाए जाएंगे ना, 1773 का जब आपका अधिनियम आता है, वहां पर क्या होता है, रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से 1774 में आपका एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। और वही सुप्रीम कोर्ट के बाद आपका उच्च न्यायाधीश, जो मुख्य न्यायाधीश होता है, वह आपका दिखाई देगा एलिजा एम पे। ये सारे फैक्ट्स आपको देखो तैयार होंगे, काफी आसान है। लेकिन यहां बात आ रही है कि जो उच्च न्यायालय अधिनियम आया था ना, उच्च न्यायालय अधिनियम कब आया था? तो जब 57 का विद्रोह होता है उसके पश्चात कैनिंग के ही कार्यकाल में आपका उच्च न्यायालय अधिनियम बनाया जाता है। और इसके माध्यम से वह सर्वोच्च न्यायालय खत्म करके अब तीनों प्रेसिडेंसियों पर अलग अलग उच्च न्यायालय की स्थापना कर दी जाती है। कहां कहां पर? कलकत्ता पर, मद्रास और बंबई पर। तो पीछे आपका एक जो क्वेश्चन था विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, इसके पीछे की कहानी थोड़ा सा समझ लो तो याद आ जाएगा। 1833 में आप जानते हो विलियम बेंटिंग के समय क्या होता है, सती प्रथा का अंत किया जाता है। अब भैया जब सती प्रथा हमने पीछे पढ़ा हुआ है, सती प्रथा का अंत तो कर दिया गया है, सती प्रथा का अंत कर दिया आपने। सती क्या होगा? सती तो आपने बनने से रोक लिया महिलाओं को, लेकिन अब दूसरी एक समस्या क्या, समाज में एक दूसरी समस्या दिखाई देगी क्या? विधवाओं की संख्या बढ़ने लगेगी। भाई सती आप बनने नहीं दे रहे हो, है ना, वह महिला हो चुकी है विधवा। अब विधवाओं की संख्या बढ़ने लगेगी तो समाज में क्या है, विधवाओं की स्थिति बहुत बुरी हो जाएगी। अब इसी को लेकर के ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्रयास किया कि इन विधवाओं का पुनर्विवाह हो, है ना, समाज में इसको स्वीकृति मिले। स्वीकृति तभी मिलेगी जब इस पर कानून बनेगा। और यही कानून किसके समय बनाया गया? लॉर्ड कैनिंग के समय बनाया गया। और कैनिंग के समय आकर ही हिंदू जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है वो लागू कर दिया जाता है। यह है इसके पीछे की पूरी कहानी। अब कनेक्टिंग आप अच्छे से कर पाओगे कैनिंग के समय पीछे, जब आप बेंटिंग के प्रयासों से आगे बढ़ते हुए समझोगे। चलिए आगे देखते हैं। लॉर्ड मेयो से देखो बहुत आसान है। लॉर्ड मेयो से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली जनगणना किसके समय हुई? तो पहली जनगणना आपकी किसके समय हुई? लॉर्ड मेयो के समय हुई। बच्चों को पता रहता है। तो 1872 में जो, और इसी की हत्या एक अफगानी होता है उसके द्वारा चाकू मारकर अंडमान निकोबार द्वीप में कर दी जाती है। क्वेश्चन आया था भाई किसकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप पे, किसकी हत्या, किस वायसराय की हत्या हो जाती है? तो लॉर्ड मेयो की हो जाती है। तो यह आपको याद रखना है। लॉर्ड लिटन से देखिए क्वेश्चन क्या बनाया गया। लॉर्ड लिटन से एक क्वेश्चन आपका बना दिल्ली दरबार का जो आयोजन किया जाता है। आप ये समझिए कि दिल्ली में या भारत में भयंकर अकाल पड़ रहा होता है। उस समय क्या होता है, दिल्ली में जो आपकी महारानी होती है, इंग्लैंड की महारानी, उनका स्वागत किया जा रहा होता है किसके द्वारा? लिटन के द्वारा। और उसे केसरे हिंद की उपाधि भी दी जाती है ना, ये सारी चीजें तो आप पढ़ते ही हो। अब केसरे हिंद की उपाधि दी जा रही होती है लिटन के द्वारा, तभी उसी दरबार, उसी आयोजन को बोला जाता है दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है। तो दिल्ली दरबार का आयोजन किसके समय हो रहा होता है? लिटन के समय। यहां देखो सबसे महत्वपूर्ण है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समझना। जब अमृत बाजार पत्रिका के बारे में पीछे बताया गया था तो थोड़ा सा डिस्कस किया गया था। होता क्या है बेसिकली, यह मुंह बंद करने वाला अधिनियम समाचार पत्रों का बोला जाता है। क्यों? यह बहुत तरह के प्रतिबंध लगाता है। अगर आपने सरकार के विरुद्ध आकर के प्रकाशन किया तो या तो आपका प्रिंटिंग प्रेस जब्त हो जाएगा या आपकी लाइसेंस जब्त हो जाएगी। ऐसे कुछ प्रावधान किए गए थे इस अधिनियम के माध्यम से, है ना। तो इस तरीके के प्रावधान आपके क्या किए जाते हैं? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के माध्यम से किए जाते हैं। और यह प्रयास हो किसके द्वारा रहे? लिटन के द्वारा। यहां लिटन की थोड़ी पॉलिसी समझ लो, और लिटन और रिपन को जब भी आप पढ़ा करो साथ लेकर पढ़ा करो। लिटन के द्वारा जितनी ही कठोर नीतियां अपनाई जाएंगी, रिपन आकर के क्या करेगा? उन्हीं कठोर नीतियों को समाप्त करेगा। और वह उसका रीजन यह होता है कि उस समय ब्रिटेन में आपकी उपयोगितावादी विचारधारा चल रही होती है। और वह उपयोगितावादी विचारधारा जो होती है थोड़ी सी लिबरल विचारधारा होती है, अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की बात करेगा। तो इसी आधार पर क्या होगा, रिपन की नीतियां यहां पर उसी तरीके की दिखाई देंगी उपनिवेश में भी, है ना। जैसी नीतियों से प्रभावित होकर कोई शासक होगा, उसकी व्यक्तिगत विचारधारा होती है, उसका प्रभाव उसकी नीतियों पर दिखाई देता है। वही लिटन की नीतियों पर दिखाई देगा। और लिटन की सारी नीतियों को ही पलटा जाएगा किसके द्वारा? रिपन के द्वारा। तो दोनों को एक साथ लेकर पढ़ोगे, देखो अभी कैसे कितनी आसान हो जाएंगी चीजें। लिटन के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया। और सिविल सेवा में जो अधिकतम आयु सीमा है ना, वो 21 वर्ष से भी घटाकर 19 कर दी गई। देख रहे हो आज के समय जो न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष होती है ना।
जानते हो ना आप, जो न्यूनतम आयु है आज के समय 21 वर्ष रखी जाती है, और ये क्या कर रहे हैं महाशय, ये अधिकतम आयु, यहां थोड़ा गौर करना, अधिकतम आयु की बात कर रहा है, यानी 19 वर्ष के हो गए, आप बाहर हो गए, अब आप एग्जाम नहीं दे सकते हो सिविल सेवा का। किसने ऐसा लागू किया नियम? लिटन ने। अब एक बात बताइए, यह क्यों किया गया होगा? या सीधी सी बात है, भारतीयों को सिविल सेवा से बाहर रखने के लिए किया गया था, है ना। भारतीय पढ़ ही पाता था, अगर भारतीयों के भीतर योग्यता होगी तो 18-20 साल तो हो जाएगा उसको, क्या उसको कम से कम थोड़ा सा उसके जो प्रारंभिक स्तर पर, एकेडमिक स्तर पर शिक्षा का स्तर वो रहेगा नहीं जो अंग्रेजों का रहता था। तो इस कारण से भारतीयों को कैसे बाहर रखा जाए, इसको लेकर लिटन लगातार प्रयास करेगा। अब आ जाएगा रिपन भाई। रिपन सबसे पहले क्या करेगा, यह वर्नाकुलर जो प्रेसेक्ट था ना किसको, लिटन को हटाकर, लिटन के द्वारा जो लाया गया था उसको समाप्त किया जाएगा, पहला स्टेप ये। दूसरा, जो 21 वर्ष से 19 वर्ष की गई थी ना, दोबारा क्या करेगा रिपन, 19 से 21 वर्ष कर देगा। दूसरा आपको ये याद रखना है। तीसरा, आप जानते हो कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे बोला जाता है, रिपन को ही बोला जाता है। तो जितने आपको लिबरल कार्य दिखेंगे ना, वो सारे आप रिपन से कनेक्ट भी कर सकते हो ऐसे। फिर आप बताओगे कि नियमित जो जनगणना थी वो शुरुआत किसके द्वारा हुई, वह रिपन के समय से ही हुई। और पहली बार जनगणना कब हुई थी, 1872 में, लॉर्ड मेयो के काल में। ये दोनों देखो क्वेश्चन बनाए जाते हैं जनगणना को लेकर के, ये थोड़ा सा आपका याद रखना, जनगणना से क्वेश्चन भी बनते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन है, काफी आसान क्वेश्चन है। अब डफरिन को लेकर के क्वेश्चन बहुत आसान है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना होती है उस समय आपका वायसराय कौन होता है, लॉर्ड डफरिन होता है। और इसकी स्थापना, थोड़ा सा तिथि याद रखना कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसकी स्थापना कब हुई है, 28 दिसंबर 1885 को। आप इसीलिए देखते भी होंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब वहाँ आगे पढ़ेंगे ना, तो वहाँ समझ में आएगा कि जितने भी इसके अधिवेशन हुए ना, वो दिसंबर महीने में ही होते हैं, यानी कि वर्ष के अंत में ही होते हैं। उसका रीजन क्या होता है, इसकी स्थापना कब होती है आपकी, 28 दिसंबर 1885 में। चलिए, यहाँ डफरिन से संबंधित हमने देख लिया क्या पूछा गया है। फिर देखो कर्जन, कर्जन से संबंधित देखो काफी महत्वपूर्ण है और काफी थोड़ा कंफ्यूजन वाला भी होता है टॉपिक, तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं हम। पहला देखो पूछा जाता है कि भारतीय जो पुरातन विभाग की स्थापना है, जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उसकी स्थापना किसके समय हुई, वायसराय कौन था, कर्जन ही था। अब इसका महानिदेशक पूछा गया कि पहला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया। पुरातन से आपने कनेक्ट किया भाई, पुराने लोग, पुराने लोग कैसे होते थे, कनिंग होते थे कि नहीं होते थे। कनिंग मतलब समझते हो कि नहीं, चालाक। अब कनिंग नहीं, अगर इतना नहीं तो अंग्रेजी थोड़ी सी अच्छी करो, नहीं अच्छी करनी तो कम से कम इतना जान लो कि कनिंग का मतलब क्या होता है। कनिंग का मतलब होता है चालाक। अब पुरातन से आपने कनेक्ट किया भाई, पुराने लोग जो होते थे थोड़े से कनिंग होते थे, आज की जनरेशन है क्या इतनी कनिंग, नहीं है। तो कनिंग से हमने कनेक्ट किया कनिंघम को, और पुरातन विभाग के पहले महानिदेशक कौन बनाए गए, कनिंघम बनाए गए। और गवर्नर जनरल आपका वायसराय कौन था, लॉर्ड कर्जन था। इसी के समय देखो बंगाल विभाजन होता है। बंगाल विभाजन की कहानी भी आपको पता ही होगी कि बंगाल विभाजन कर्जन क्या बोलता है, यह कहता है कि हम प्रशासनिक जटिलता को दूर करने के लिए बंगाल का विभाजन कर रहे हैं। तारीख तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 16 अक्टूबर आपकी 1905 इसकी तारीख रहती है, किसकी, बंगाल के विभाजन को लागू करने की तिथि है ये, 16 अक्टूबर 1905। और कर्जन के द्वारा क्या तर्क दिया जाता है कि हम प्रशासनिक जटिलता से बचने के लिए भाई विभाजन कर रहे हैं। लेकिन वास्तविकता क्या होती है, बंगाल को 2 टुकड़ों में तोड़ा जाता है। जो पश्चिमी बंगाल होता है ना, यहाँ पर आपके बहुसंख्यक वर्ग दिखाई देगा। पूर्वी बंगाल में आपका अल्पसंख्यक वर्ग जो होता है ना, मुस्लिम जो समुदाय होता है, यह बहुसंख्यक में दिखाई देगा। यहाँ हिंदू समुदाय बहुसंख्यक में दिखाई देगा। तो आप देख रहे हो, इसको सांप्रदायिक रंग देने की बात की जाती है, यानी कि सांप्रदायिक आधार पर बंगाल विभाजन बेसिकली किया जा रहा होता है, ताकि राष्ट्रवादी जो भावनाएं उभर रही थी ना वहां पर स्वदेशी आंदोलन के तहत, आप समझ रहे हो कि स्वदेशी आंदोलन इसी के बाद चालू होता है ना। तो अब ये समझिएगा कि इसको तोड़ने के लिए ही बंगाल का विभाजन किया जाता है। चलिए, बंगाल का विभाजन आपने समझ लिया, आगे डिटेल में हम समझेंगे भी धीरे धीरे। अभी हम केवल पीवाईक्यूज को समझ रहे हैं, उसके पीछे फैक्ट्स को याद ना करना पड़े उतना, मतलब सीधे सीधे फैक्ट्स याद करोगे या उसके पीछे की कहानी आपको पता होगी तो थोड़ा आसान हो जाता है आपके लिए याद रखना। अब देखो, कर्जन के समय आपके कुछ आयोग गठित हुए और उनके अध्यक्ष। क्वेश्चन कैसे बनाए गए, यह सीधा क्वेश्चन देखिए आपके प्रीवियस ईयर में बनाया गया कि इधर एक तरफ आयोग दिए थे, एक तरफ उनके अध्यक्ष दिए थे, और फिर आपसे बोल दिया गया मिलाइए इनको। अब मिलान करने को कब आएगा, जब आप कोई तरीका आपके दिमाग में होगा तभी आप मिलान कर पाओगे। और ये चारों आयोग कोई वैसी बात नहीं है कि हो सकता है रिपीट हो जाए दोबारा। तो इन चारों आयोग पर आपको कमांड कहां पर बनानी है कि इनके अध्यक्ष कौन थे। जो कर्जन, वायसराय तो कर्जन ही रहेगा, लेकिन इनके अध्यक्षों को लेकर ही मिलान करने के लिए आ जाता है। कैसे, देखो सिंचाई को लेकर देखो, पहला जो है आपका दिया हुआ सिंचाई आयोग। अब बताइए, सरकार जो है किसके मान बढ़ाने की बात कर रही है, किसान के, और किसान से ही जुड़ा हुआ आपका कौन है, सिंचाई। तो सिंचाई का आयोग क्या है, मान से आपने कनेक्ट किया मानकरीब को। तो थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे में ये बनाया गया है, तो थोड़ा याद कर लीजिएगा, नहीं तो आगे के जो 3 बताए जा रहे हैं ना वो काफी आसान आपको लगेंगे। अभी चौथा आप चाहे तो छोड़ भी सकते हो, लेकिन फिर भी आपको बता दिया गया कि थोड़ा सा कैसे याद रहेगा। सिंचाई, सिंचाई से आपने मानकरीब को कनेक्ट किया है ना, कृषि से कनेक्ट किया इसको। अब रेलवे, भाई रा से आपका रेलवे होता है, रा से ही आपका रॉबर्टसन होता है। तो आपने एक रेलवे आयोग के अध्यक्ष को देख लिया, रा से आपका रॉबर्टसन हो गया। चलिए, दूसरा आपको देखो याद हो गया होगा। अब पुलिस, पुलिस को देखते ही आप क्या हो जाते हो, जैसे ही आप कहीं जा रहे हो, मान लो आपने पुलिस को देखा, पुलिस को देखते ही आप फ्रीज हो जाते हो एकदम, है ना। अब फ्रीज से आपने क्या बना लिया, फ्रीजर बना लिया, है ना।
फ्रीज से आपने फ्रेजर बना लिया, यानी कि पुलिस जो कमीशन था, पुलिस आयोग था, उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? आपके फ्रेजर बनाए गए थे। अब विश्वविद्यालय को लेकर हम पीछे ही पढ़ चुके हैं कि विश्वविद्यालय जो था आपका, शिक्षा संबंधी जब हमने आयोग पढ़े थे वहाँ विश्वविद्यालय पढ़ा था आपने। विश्वविद्यालय को लेकर के क्या था आपका, वहाँ रैली होती कि नहीं होती है? तो यहाँ अध्यक्ष कौन आपके बनाए गए थे? रैली बनाए गए थे। देखो कितना आसान है ये। चलो अब आयोग और उनके अध्यक्ष, कंफ्यूजन एकदम खत्म हो गया होगा। रेलवे आपका रा से रॉबर्टसन हो गया, पुलिस आप फ्रेज हो जाते हो, फ्रेजर हो गया, विश्वविद्यालय आप रैली, विश्वविद्यालय में रैली दिखाई देती है, रैली हो गया। सिंचाई देखिए, सिंचाई कृषि का मान के लिए सरकार काम कर रही है, तो किस सिंचाई क्या हो गया आपका? सिंचाई हो गया मानकरीफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है? आगे बात आती है कुछ प्रमुख अकाल आयोग। देखो करजन के समय भी अकाल आयोग का गठन हुआ। जब बड़े स्तर पर अकाल पड़ता था तो उस अकाल की समीक्षा के लिए अकाल आयोग का गठन किया जाता था। तो उन्हीं अकाल आयोगों को लेकर के जो क्वेश्चन आपके बने ना, वहां पर यह अकाल आयोग दे दिए जाते हैं और सामने वायसराय के नाम दे दिए जाते हैं, यानी कि किस वायसराय के समय इन अकाल आयोगों का क्या किया गया? गठन किया गया। अब देखो भाई, यह 3 अकाल आयोग जो है वो लगातार आरओ में पीछे पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। हो सकता है इनमें से एक नाम, 2 नाम भी आ जाएगा ना, तो एटलीस्ट आप अपने ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाओगे। कैसे? देखो एक आपका कैंपवेल आयोग है। अब कैंपवेल आयोग जो है आपका, उसके लिए वायसराय आपको ध्यान रखना है कौन थे आपके? लॉर्ड लॉरेंस थे। और स्ट्रेची के आपके कौन थे? लिटन थे। और मैकडोनल्ड के कौन थे आपके? कर्जन थे। तो देखिए लॉरेंस कैसे याद रखोगे? लॉरेंस कैसे? लॉरेंस बिश्नोई को आज के समय कौन नहीं जानता है? लॉरेंस बिश्नोई, जिसके द्वारा धमकी दी जाती है, लगातार सलमान खान को धमकी दी जा रही है। अब आपको याद रखना है कि भाई लॉरेंस से अगर बचना है ना, तो सलमान खान को कहाँ रहना पड़ेगा? कैंप में रहना पड़ेगा, वेल तरीके। अगर कैंप में वेल तरीके से रहना है ना, तभी आप रह सकते हो लॉरेंस से बच करके। तो आपने कनेक्ट कर लिया भाई, कैंप में रहना है अगर लॉरेंस से बचना है, तो कैंप से आपने कैंपवेल कनेक्ट किया और लॉरेंस आपने देखिए लॉरेंस बिश्नोई से कनेक्ट कर लिया। तो दोनों हो गए आपको याद। देखो स्ट्रेची, अब स्ट्रेची जो आयोग था, स्ट्रेची आयोग देखो आप समझना है, जो अकाल आयोग था जिसकी अध्यक्षता स्ट्रेची ने की थी, यह तो हो गया। अब स्ट्रेची आयोग लिखा होगा, उसके आपको वायसराय मिलाना होगा। कैसे याद करोगे? एक बात बताइए, लेटन को आपको बताना है कि लेटने, देखो जैसे ही आप लेटते हो, लेटने से क्या होता है? कपड़ों पे स्ट्रेच पड़ जाता है कि नहीं पड़ जाता है? लेटने से स्ट्रेच पड़ता है कपड़ों पे, तो लेटने से आपने लिटन को कनेक्ट किया और स्ट्रेच पड़ने से आपने स्ट्रेची को कनेक्ट किया। लो भाई याद हो गया कि स्ट्रेची आयोग किससे संबंधित है? लिटन से संबंधित है। अब मैकडोनल्ड किससे है? कर्जन से। बताओ यार, मैकडोनल्ड का बर्गर खाया आपने? बर्गर आप तभी खा पाओगे जब आप कर्ज लेकर आओगे दूसरों से। तो मैकडोनल्ड आपने कनेक्ट किया किससे? कर्जन से। तो देखो मैकडोनल्ड आयोग जो अकाल आयोग था, जिसके मैकडोनल्ड अध्यक्ष थे, उसके समय वायसराय कौन था? वायसराय था आपका कर्जन। तो भैया मैकडोनल्ड का बर्गर खाना है आपको, तो कर्ज लेकर आना पड़ेगा, तभी आप मैकडोनल्ड का बर्गर खा पाओगे, इतना सस्ता नहीं है। चलिए तीनों देखो अकाल आयोग, उनके अध्यक्ष भी याद हो गए होंगे साथ के साथ। यहाँ पर मिंटो द्वितीय की बात हो रही है। अब यार सूरत विभाजन की जो बात की जाती है, सूरत विभाजन जानते हो ना आप, जो स्वदेशी, इसके पीछे की थोड़ी भूमिका समझ लो तो याद हो जाएगा। जब आपका बंगाल विभाजन होता है ना, उसके बाद स्वदेशी आंदोलन चल रहा होता है। स्वदेशी आंदोलन के विस्तार को लेकर की बात होती है, तो नरम दल और गरम दल 2 विभाजन देखने को मिलते हैं। नरम दल व्यक्ति क्या कहता है? वह कहता है केवल बंगाल तक ही क्या करो, यह जो स्वदेशी आंदोलन है ना, इसको केवल बंगाल तक ही सीमित रखो। वहीं एक गरम दल होता है, गरम दल बोलता है, गरम दल के लोग बोलते हैं कि इसको बंगाल के बाहर पूरे भारत में इसका विस्तार करने की कोशिश करो, ताकि इसके बारे में लोगों तक, जन जन तक यह चेतनाएं जागरूक हो सके राष्ट्रीय आंदोलन को लेकर के। तो इन्हीं पर दोनों के विचारधारों पर, मतलब यहाँ दोनों की विचारधाराएं अलग अलग दिखाई देंगी, दोनों में मतभेद दिखाई देगा, और यहीं पर आपका सूरत विभाजन देखने को मिल जाएगा। तो 1907 में ही देख रहे हो आप, सूरत का विभाजन देखने को मिलता है। यहीं पर कांग्रेस 2 विचारधाराओं में बढ़ जाती है, गरम दल में, एक नरम दल में, है ना। तो ये आपने कहानी कनेक्ट की। फिर आपने बताया मुस्लिम जो पृथक निर्वाचन है, 1909 का मार्ले मिंटो जो सुधार हुआ, उसमें क्या होता है? मुस्लिम जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र है ना, यहीं से क्या करा जाएगा? अंग्रेजों के द्वारा फूट डालो और राजनीति करो की, फूट डालो और शासन करो, इसकी राजनीति शुरू हो जाएगी। कहां से? मार्ले मिंटो के सुधार से। अब यहाँ ऑप्शन जानते क्या दिया होता है? यहाँ पर मिंटो प्रथम दिया होता है, तो मिंटो प्रथम नहीं मारना है, यहाँ ध्यान रखना है मिंटो द्वितीय था यह, है ना, जो आपका वायसराय था। चलिए अगला देखो, हार्डिंग द्वितीय से। हार्डिंग द्वितीय से क्वेश्चन क्या आता है? हार्डिंग पर आप जानते हो कि हार्डिंग के ऊपर क्या किया गया था? बम फेंका गया था। जब इसने क्या किया था? जब यह बंगाल विभाजन का विरोध किया जा रहा होता है, तो क्रांतिकारियों के द्वारा हार्डिंग की गाड़ी पर बम फेंका जा रहा होता है, जहां इसकी पत्नी और इसकी बेटी क्या होती है? घायल हो जाती हैं। यह घटना तो सभी को पता है। तो इसके द्वारा क्या किया जाता है? इसके द्वारा देखो कलकत्ता में आप देख रहे हो कि जो राष्ट्रीय आंदोलन है बहुत तेज गति से बढ़ रहा होता है ना, अंग्रेजों का विरोध हो रहा होता है। तो अब शासन को बेहतर रखने के लिए कलकत्ता से अपनी राजधानी कहां ले जाएगा? कलकत्ता से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित करेगा। कौन? हार्डिंग। अब हार्डिंग की बम वाली घटना से देखो हमने इसलिए कनेक्ट कर लिया यहां से। और एक क्वेश्चन आया था कि कौन सा ऐसा वायसराय था जिसको बीएचयू का कुलाधिपति नियुक्त किया गया था, है ना। बीएचयू का मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अब यह उत्तर प्रदेश में स्थित आपका विश्वविद्यालय है, तो इसीलिए देखो क्वेश्चन भी आपका बना दिया गया कि बीएचयू का कुलाधिपति किसको नियुक्त किया गया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को ही नियुक्त किया गया था। तो यह थोड़ा सा आपको याद कर लेना है। फिर चेम्सफोर्ड को लेकर के देखो, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आप जानते हो। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कब आया आपका? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आपका 1919 का जो अधिनियम था ना, उसी को बोलते हैं। अब भैया चेम्सफोर्ड का जब कार्यकाल आपको पता है, तो इसी समय आपका लखनऊ समझौता होता है। क्वेश्चन आता है कि लखनऊ समझौता जब हुआ, उस समय आपका
वायसराय कौन था? आपके वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लखनऊ समझौता क्या है इतना तो जानते हो ना, आप नहीं जानते हो? तो जो सूरत का विभाजन हुआ था ना, तो कांग्रेस के नरम दल और गरम दल में जो समझौता हो जाता है ना, उसी को लखनऊ समझौता के रूप में जाना जाता है बेसिकली। इसके बाद से ही समस्या शुरू हो जाती है। क्या? लखनऊ के समझौते में ही यहाँ पर जो मुस्लिम 1909 में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन जो लाया जाता है ना कानून, इसको कांग्रेस के द्वारा मान्यता दे दी जाती है, यानी कि यह मान लिया जाता है। तो आप समझिए कि लखनऊ समझौते के समय जो डिसीजन लिया गया कांग्रेस के द्वारा, उसको देश आज तक अफोर्ड नहीं कर पा रहा है ना। तो अफोर्ड से आपने चेम्सफोर्ड याद कर लिया, लखनऊ समझौता आप क्लियर हो गया होगा कि किसके समय हुआ? चेम्सफोर्ड के समय हुआ। चलिए लॉर्ड रीडिंग, लास्ट हम देखेंगे कौन वायसराय है? लॉर्ड रीडिंग। अब लॉर्ड रीडिंग के समय क्या होता क्या है, आप देखो वायसराय नहीं पता होता है, चौरी चौरा घटना सबको पता होती है कि असहयोग के बाद में चौरी चौरा घटना, एक हिंसा हो जाती है, गांधी जी के द्वारा चौरी चौरा कांड होने के कारण असहयोग आंदोलन की वापसी कर ली जाती है, सब जानते हो। लेकिन आर में ये थोड़ी पूछेगा। और चौरी चौरा क्यों पूछ रहा है? क्योंकि यह आपके क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? गोरखपुर में। गोरखपुर कहाँ? यूपी में। हो गई आंखें बड़ी बड़ी, क्योंकि यूपी में भाई ये घटना ये हुई है, और ये अगर आर ना पूछे तो हो ही नहीं सकता, इसलिए देखो पूछ लिया उसने। चौरी चौरा कांड हुआ, चौरी चौरा कांड को लेकर उसने क्वेश्चन जानते क्या बनाए? उसने बनाए उस समय वायसराय कौन था आपका। फिर दूसरा क्या है? दूसरा देखो इसी के समय से क्वेश्चन बना कि इलाहाबाद में 1922 से क्या होता है? सिविल सेवा परीक्षाओं की शुरुआत होती है। तो दो तरीके के क्वेश्चन बनाए गए आपके, कहां से? लॉर्ड रीडिंग से बनाए गए। याद कैसे रखोगे? एक बात बताइए, आप रीडिंग कर रहे हो, रीडिंग किसके लिए कर रहे हो? सिविल सेवा परीक्षा के लिए। अब भाई सिविल सेवा परीक्षा के लिए रीडिंग आप कहां करते हो? इलाहाबाद में करते हो, ठीक है। बच्चे करते हैं कि नहीं करते हैं? बच्चे रीडिंग करते हैं किसकी? सिविल सेवा की। और सिविल सेवा की कहाँ पर करते हैं? इलाहाबाद में करते हैं। अब भैया इलाहाबाद में सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी तो करते हैं और कहते हैं भाई ईमानदारी से हम काम करेंगे आगे, लेकिन जैसे ही सिविल सेवा में सेलेक्ट होते हैं उसके बाद क्या करने लगते हैं? वो चोरी करने लगते हैं ना, चोरी के काम में पड़ जाते हैं। अब चोरी से आपका हो गया क्या? चौरी चौरा कांड। और रीडिंग के लिए आप समझिए कि रीडिंग सिविल सेवा की करते हैं और कहाँ? इलाहाबाद में कर रहे हैं। इलाहाबाद को सिविल सेवा का हब बोला जाता है, और सिविल सेवा की शुरुआत कहाँ हुई? इलाहाबाद में हुई, है ना। और कब हुई? 1922 में हुई, क्योंकि रीडिंग का आपको कार्यकाल तो याद ही कर लेना है, 1921 से 26 का कार्यकाल रहता है इसका, है ना। तो इसी के समय, रीडिंग के समय ही आपका पूछे इलाहाबाद में जब सिविल सेवा की शुरुआत होती है, तो उस समय आपका वायसराय कौन होता है? बता दो कि भाई इलाहाबाद में सिविल सेवा की रीडिंग होती है, तो रीडिंग ही आपका वायसराय होता है। और फिर भी क्या होता है? लोग रीडिंग करते हैं लेकिन आगे चोरी में पड़ जाते हैं, तो चोरी चौरा कांड उस समय भी कौन होता है? रीडिंग से कनेक्ट किया था हमने, तो लॉर्ड रीडिंग आपका वायसराय होता है। सारे देखो वायसराय आपको क्लियर हो गए। इसके आगे वायसराय और हैं, लेकिन आपको याद क्यों नहीं, आगे यहाँ पर क्यों नहीं बताया जा रहा है? देखो यार, यहाँ से हम क्या है ना, इंडियन नेशनल मूवमेंट में घुसेंगे, हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हम एंट्री मारेंगे। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आप यह समझिएगा, इतना इंपॉर्टेंट है ये कि अगर 12 क्वेश्चन आता है ना मॉडर्न इंडिया से, वहाँ से आधा क्वेश्चन आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट से ही बनेगा, आधा क्वेश्चन इस एरिया से बनेगा जो आपको पढ़ाया गया है अभी तक। अब देखो यार, जब ये आगे के गवर्नर जनरल्स आपको पढ़ाए जाएंगे ना सारे के सारे, ये सारे गवर्नर जनरल्स जब हम गांधी की एंट्री होगी ना, गांधी की एंट्री के साथ ही साथ जो उनके द्वारा कार्य किए जाएंगे ना, वो सारे कार्यों के साथ वहां पर ही आपको साथ के साथ समझाया जाएगा इनके कार्यों को। और वहां कार्यों के साथ समझोगे तो आप कहानी से थोड़ा सा रिलेट कर पाओगे। अभी भी देख लो, जैसे लखनऊ समझौता है ना, तो उसके पीछे की कहानी आपको बतानी पड़ी, लेकिन जब इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ाया जाएगा ना, तो उसके साथ कहानी नहीं बतानी पड़ेगी, वहीं आपको चीजें रिलेट हो जाएंगी। और वायसराय से के समय कौन सी घटनाएं हुई वो सारी याद हो जाएंगी आपको चीजें। समझिए कि हम क्यों पढ़ने वाले हैं यहाँ पर राजनीतिक संस्थाओं के बारे में। अगर मेंस के पर्पज से इनको पढ़ा जाता है तो वहाँ समझा जाता है कि इसका आखिर महत्व क्या है और क्या ऑब्जेक्टिव था, इसका आधार क्या था। आप यह जानिए, जितनी भी राजनीतिक संस्थाएं आपकी कांग्रेस के पहले कार्य कर रही थी ना, कांग्रेस आपकी एक अखिल भारतीय संस्था के रूप में उभर कर आती है राष्ट्रीय आंदोलन के लिए, है ना। लेकिन इसके पहले की जितनी संस्थाएं थी वह अपने आप में एक क्षेत्रीय स्वरूप लिए हुए थी, और इनका जो जनाधार है ना वो भी काफ़ी सीमित नजर आएगा। जैसे कुछ सीमित क्षेत्रों तक ही इनका आधार दिखाई देगा, लेकिन वही जब कांग्रेस है वो पूरे भारत में उसका स्वरूप दिखाई देगा, इसीलिए उसे एक अखिल भारतीय संस्था के रूप में जाना जाएगा। तो यह मोटा मोटा इसके महत्व पर हम जब अब नज़र डालते हैं ना मेंस के पर्पज से, तो हम इसी तरीके से डिस्कस करते हैं, और वहाँ हम बताते हैं कि भाई इसका क्या महत्व रहा है। भले ही इनका क्षेत्रीय आधार जो है सीमित रहा हो, लेकिन उन्होंने जो अखिल भारतीय संस्थान कांग्रेस है ना, इसके जन्म में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, है ना। तो इस तरीके से हम मेंस में पढ़ते हैं इनको। लेकिन यहाँ भाई प्रीलिम्स का एग्जाम है आपका, और यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे तो वहाँ पाया गया कि वहाँ जो क्वेश्चन बनाए गए हैं, यहाँ संस्थान दे दिया जाएगा और उसके संस्थापक सदस्य पूछे जाते हैं आपसे। कैसे पूछे जाते हैं? या तो किसी संस्थान के बारे में दिया जाएगा कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर लैंड होल्डर्स सोसाइटी पूछा, और आपसे पूछा जाएगा भाई इसके संस्थापक सदस्य कौन है। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें एक ऑप्शन में द्वारकानाथ टैगोर भी दिया होगा। या फिर दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, 4 संस्थान दे दी जाएंगी और चारों के संस्थापक सदस्य अलग अलग दे दिए जाएंगे, और बोलेगा कि भाई आप मिलान करिए इनका। दूसरा टाइप यह बनता है। तीसरा टाइप बनता है जो इनके सीक्वेंस को लेकर के। देखो भाई, जो यहाँ चीज़ें आपको सारणी में दी जाएंगी ना, ये एक सीक्वेंस में दी जाएंगी। 4 संस्थाएं दे दी जाएंगी केवल, और बोलेगा इनको क्रमानुसार बताइए, इनका क्रम क्या है ना। तो वहाँ क्रम में 4 ऑप्शन दिए होंगे, वो उनको चूज करने होंगे। 3 तरीके के प्रश्न यहाँ से बनाए जाते हैं। और अभी देखिए यहाँ पर आपको क्रम के लिए आपको एक सीक्वेंस से चीज़ें दे दी गई हैं, तो उसी सीक्वेंस में जब चीज़ें आप अपनी नोट डाउन कर लोगे या PDF निकालोगे, तो वहाँ समझोगे आप कि जिस सीक्वेंस में आप पढ़ते हो
हो ना, वैसे विजुलाइज आपकी आंखों में हो जाएगा। फिर दूसरा आपको देखो यहाँ तैयार कराया जाएगा संस्थान और उनके संस्थापक सदस्यों को लेकर के, और यह साथ के साथ आपको याद भी कराया जाएगा कि कैसे संस्थापक सदस्य वहाँ पर आप देखते ही टिक करें अपने आंसर जब भी आप आंसर लगाएं वहाँ पर। चलिए सबसे पहला देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लैंड होल्डर सोसाइटी के बारे में। लैंड होल्डर सोसाइटी के बारे में आपसे पूछा गया भाई इसका संस्थापक सदस्य कौन था, तो आपको पता होना चाहिए इसके द्वारकानाथ टैगोर थे। देखो लैंड होल्डर सोसाइटी जो थी ना, शुरुआती स्तर के ये संस्थान है, और यह संस्थान क्या है, जमींदारों के हक की बात करता था, है ना, यह जो सोसाइटी है। तो बेसिकली हमें यहाँ याद रखना है कि यह इसका संस्थापक सदस्य कैसे याद रखोगे। देखो लैंड आप लेते हो ना, लैंड को जब होल्ड करते हो और फिर उसमें सोसाइटी बनाते हो। अब लैंड होल्ड करके जब आपने सोसाइटी बनाई तो बताओ भाई, शहरों में आप जितनी भी सोसाइटीज वगैरह बनती हैं, एक भी सोसाइटी ऐसी है जिसमें द्वार ना बनता हो। हर सोसाइटी में पहले द्वार बनता है कि नहीं बनता है, अगर आपने नहीं देखी तो देखना, एक द्वार जरूर बनाया जाता है। तो जैसे आप बताओगे भाई लैंड होल्ड करके सोसाइटी बनाई गई, वहां द्वार जरूर बनता है। द्वार से आपने कनेक्ट किया किसको, द्वारकानाथ टैगोर को। देखो संस्थापक सदस्य इसके याद हो गए होंगे। लैंड होल्डर सोसाइटी के संस्थापक कौन है, द्वारकानाथ टैगोर। दूसरा देखते हैं भाई, दूसरा एक प्रश्न जो बनता है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से बनता है कि इसके आपके संस्थापक सदस्य कौन थे। यहां समझना कंफ्यूजन कहां पर होता है। तीन तरीके के कंफ्यूजन होते हैं, क्योंकि मुझे भी होता है, वही कंफ्यूजन आपको भी होता होगा। कैसे, एक आपका ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन है, दूसरा आपका ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है, तीसरा आपका इंडियन एसोसिएशन है। देखो तीनों नाम एक जैसे हैं, इसलिए आप खूब कंफ्यूज होते होगे यहाँ पर। क्या ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन में कभी आप मिला के चले आते होगे किसी और को, और ईस्ट इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य कोई और लगा के चले आते होगे। वैसे इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य आपको ध्यान नहीं रहता होगा। जब एग्जाम में तीनों एक साथ आ जाते होंगे या कोई भी इनमें से एक आ जाता होगा, अगर कोई तरीका आपने नहीं बनाया होगा तो आप पक्का है कंफ्यूज होते होगे। मैं भी कंफ्यूज होता था इसको लेकर के। मैंने देखो किस तरीके से तरीका बनाया इसका। देखो आप इन तीनों एसोसिएशन के बारे में आप समझो। पहले एक है आपका ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, और क्रम भी देखो इसी तरीके से है। पहले आपका यह ब्रिटिश इंडियन दिखाई देगा, फिर ईस्ट इंडिया दिखाई देगा, फिर तीसरा आपका इंडियन एसोसिएशन दिखाई देगा। और यही आपका इंडियन एसोसिएशन है जो कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था भी बोली जाती है। ठीक है, इसका आगे आप बताओगे कि भाई इंडियन एसोसिएशन को ही किसमें मिला दिया जाता है, आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ही मिला दिया जाता है। ये तो चलो जानकारी के लिए हो गया। अब इसको याद क्या करना है, याद आपको संस्थापक सदस्यों के बारे में करना है। फिर एक क्वेश्चन आपसे देखो यहाँ पर एक और बना है, देखो बता देता हूँ कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है ना, इसका केंद्र कहाँ पर था। इसका केंद्र आपका लंदन में था। देखो ये कैसे याद रखोगे, तीन ऑप्शन दिए हुए थे, चार ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें पूछा था निम्नलिखित में से किस राजनीतिक संस्थान का केंद्र लंदन था। तो आप बताओगे भाई ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का। इन तीनों में आपको ईस्ट इंडिया एसोसिएशन याद कर लेना है, और देखो बाकी के सारे कैसे याद हो जाएंगे। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कैसे याद करोगे, एक बात बताइए, ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी ना, वो कहाँ से आई थी, लंदन से आई थी कि नहीं आई थी। तो भैया ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ईस्ट इंडिया कंपनी से कनेक्ट किया, और ईस्ट इंडिया कंपनी के कारण ही ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का हम बता देंगे कि इसका जो केंद्र था वो लंदन था। तो भाई इसका मुख्यालय कहाँ पर था, लंदन में था। अब इसके संस्थापक देखो बहुत आसान है याद करना। आप जानते हो कि इंग्लैंड में ही आपका हाउस ऑफ कॉमन्स है। हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले जो सदस्य थे, उसकी सदस्यता लेने वाले पहले आपके भारतीय कौन थे, वह आपके दादा भाई नौरोजी ही थे। तो एक दो फैक्ट यहां से तैयार कराए गए आपके। एक दूसरा एक कनेक्ट कैसे किया इस फैक्ट के साथ कि भाई लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स के जो सदस्यता ग्रहण करी, जो पहले भारतीय है दादा भाई नौरोजी, उन्होंने ही लंदन में क्या किया होगा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की होगी। तो यह देखो दोनों तरीके के फैक्ट आपके तैयार हो गए, और दोनों तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को लेकर के ना तो आप संस्थापक सदस्य में कंफ्यूज हो गए, ना इसके केंद्र को लेकर कंफ्यूज हो गए। फिर चलिए दूसरा ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के बारे में देख लेते हैं। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है ना, संस्थापक, यह आप जानिए, यह है आपके राधाकांत देव और देवेंद्रनाथ टैगोर। इनको थोड़ा सा याद कर लेना। अगर याद ही करना है तो देखो ऐसे तरीका बना लीजिए, ब्रिटिश और इंडियन। ब्रिटिशर्स जो है इंडियन के रूप में घुले मिले कहां दिखाई देंगे, ब्रिटिशर्स और इंडियन, यहां दोनों की बात हो रही है। तो भाई आप चले जाओ मथुरा, मैं बता रहा हूं, वहां ब्रिटिशर्स को आप देखना। इस्कॉन टेंपल गए हो कभी, आप नहीं गए हो तो देखना, वहां ब्रिटिशर्स जो है इंडियन के रूप में घुले मिले दिखाई देते हैं। तो वहां बताओगे भाई ब्रिटिशर्स कैसे होते हैं, गोरे होते हैं कि नहीं। तो गोर आदमी कैसा दिखाई देता है, राधा की भक्ति में डूबा हुआ दिखाई देगा, है ना। गोर से आपने देवेंद्रनाथ टैगोर को निकाला, और राधा की भक्ति में मतलब राधाकांत देव को निकाला। इसको मतलब याद करने के लिए बता रहा हूं कि ब्रिटिश इंडियन जैसे ही आएगा ना, तो तुरंत आप बता दोगे ब्रिटिश इंडियन की तरह कहां दिखाई देगा। तो वहां कहां दिखाई देता है, आप जानते हो इस्कॉन टेम्पल्स में वो ब्रिटिशर्स जो है इंडियन भक्ति में मिले जुले दिखाई देते हैं। तो इससे आपने कनेक्ट कर लिया। चलो एक संस्थापक याद करने के लिए खाली यह तरीका बताया गया है। फिर तीसरे नंबर पे देखो, आप देखोगे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के बारे में। यहाँ पूना सार्वजनिक सभा ऊपर लग गया, इसको आपको चौथे नंबर पर लगाना। देखिए एरो के माध्यम से आपको पीडीएफ में भी यह बता दिया जाएगा। अब आप बताओगे जब भाई ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के बारे में जब आप बताएंगे ना, तो वहां हम पीछे देखो पूरा आपको अभी क्लियर करा दिया गया, इसके संस्थापक सदस्य और उसका केंद्र, दोनों क्वेश्चन जो पूछे गए आप क्लियर हो गया होगा। पूना देखो सार्वजनिक सभा के बारे में आपको बताना है। अब देखो पूना में क्या होता है, सार्वजनिक सभा होती है, तो वहां इसके संस्थापक सदस्य आपके रानाडे हैं, और कौन है,
जोशी हैं। याद कैसे रखोगे? देखो पूना और राणा कनेक्ट कर लेना, आप पूना को राणा से कनेक्ट करना, राइमिंग भी कोशिश किया करिए, अगर कनेक्शन बनना हो तो उसको याद कर लिया करिए। पूना को राणा से, जैसे पूना सार्वजनिक सभा में संस्थापक सदस्य किसको बनाया जाएगा? राणा को। क्यों बनाया जाएगा? क्योंकि वो ये सबसे ज्यादा जोश में दिखाई देते हैं, है ना। तो जोश से आपने कनेक्ट किया किसको? जोशी को। और पूना राणा मतलब पूना सार्वजनिक सभा में राणा डे को अध्यक्षता या संस्थापक सदस्य, इसके अब क्लियर हो गए होंगे कि पूना में राणा को क्यों बनाया गया अध्यक्ष, क्योंकि ये जोश में थे, और जोश से आपका जीवी जोशी हो गए। देखो दोनों याद हो गए होंगे आपको। पूना सार्वजनिक सभा के बारे में आएगा कभी भी, इसके संस्थापक सदस्य बताइए। अब अगला है इंडियन लीग। देखो इंडियन लीग और इंडियन एसोसिएशन दोनों को एक साथ पढ़ना है। कैसे? क्योंकि यही इंडियन लीग जो होता है आगे परिवर्तित हो जाता है किसमें? इंडियन एसोसिएशन में। तो ऐसे याद रखना भाई, लीग होती पहले छोटी मोटी, फिर ये बड़े स्तर पर जब कार्य करने लगता है तो एसोसिएशन बन जाता है। तो इंडिया लीग से इंडियन एसोसिएशन बन जाता है। इंडिया लीग के जो आपके संस्थापक है ना, वो आपके शिशिर कुमार घोष हैं। इनके बारे में अगर आपने पीछे ध्यान से वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लेना जाकर के। जब एबीपी बताया गया था ना, अमृत बाजार पत्रिका, वहां इसके संपादक पूछे गए थे कि इस समाचार पत्र के संपादक कौन थे? आपके शिशिर कुमार घोष थे। तो आप बता दो कि भाई यही शिशिर कुमार घोष क्या है? इंडिया लीग के भी संस्थापक थे। अब इंडियन एसोसिएशन से पूछ लिया जाता है कि भाई इंडियन एसोसिएशन के, आपसे सीधा पूछा गया क्वेश्चन, इसके संस्थापक सदस्य कौन है? इसके कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं और आनंद मोहन बोस हैं। याद कैसे रखोगे? देखो भाई इंडियन एसोसिएशन आपने देखा तो आप पीछे के जितने भी आपने देखे राजनीतिक संस्थान, कहीं भी केवल इंडियन दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ ब्रिटिश इंडियन है, यहाँ ईस्ट इंडिया है और यहाँ इंडिया है। इंडियन की बात नहीं की जा रही। लेकिन जैसे ही आपने भाई साहब आगे एक संस्थान दिखी, याद करने के लिए बता रहा हूँ खाली, जैसे ही कोई संस्थान आपको दिखी वहां केवल इंडियन आपको दिखाई दिया, भाई इंडियन एसोसिएशन में केवल इंडियन दिख रहा है, जैसे ही आपको केवल इंडियन दिखाई दिया, कहां? बैनर में, जैसे ही आपको बैनर में केवल इंडियन दिखाई दिया वैसे ही आप आनंदित हो गए, है ना, वैसे ही आपको आनंद मिल गया। अब जैसे ही देखो, इस यही है तरीका आपका याद करने का। जैसे केवल इंडियन मतलब इंडियन एसोसिएशन, कहाँ? बैनर में, बैनर से आपका बैनर्जी हो गया, और आनंद मिल गया आपको मतलब आनंद मोहन बोस हो गए। दोनों देखो इसके संस्थापक याद हो गए, किसके? इंडियन एसोसिएशन के। ऐसे ही कुछ मजेदार तरीके आप बना करके थोड़ा दिमाग में रखोगे, बार बार रिवाइज करोगे तो ये एकदम याद आ जाएगा कि इंडियन एसोसिएशन के आपके संस्थापक कौन थे? बनर्जी, मतलब इंडियन, केवल इंडियन की बात हो रही तो बैनर से बनर्जी हो गया, आनंद मतलब आनंद मोहन बोस हो गया। दोनों संस्थापक सदस्य आपके याद हो गए साथ के साथ। फिर अगला आता है बॉम्बे प्रेसिडेंसी। देखो भाई, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ये बॉम्बे में आपकी राजनीतिक संस्थान कार्य कर रही थी। अब बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की संस्थापक पूछता है कि कौन थे, तो ये आपके एक थे फिरोज शाह मेहता, दूसरे थे आपके केटी तेलंग, और तीसरे आपके कौन थे? बदरुद्दीन तैयब। क्वेश्चन क्या बना जानते हैं? इन तीनों को देखो, पहले आपको ये समझा दिया जाए कि इन तीनों को ही क्या बोला जाता था? बंगाल में त्रिमूर्ति के रूप में जाने जाते थे, मतलब तीनों त्रिमूर्ति के रूप में जाने जाते थे। अब क्वेश्चन बना दिया गया कि भाई कौन सा निम्नलिखित में से त्रिमूर्ति नहीं है? तो इन तीनों को नाम आपको याद रखना है, फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन। ये तीनों त्रिमूर्ति के रूप में चौथा ऑप्शन दिया होता, उसी को चूज करना था। ये आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बना। दूसरा क्वेश्चन बना कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का सदस्य अध्यक्ष संस्थापक कौन नहीं है? तो अब यह तीनों आपको तो बताना नहीं है, या कौन है इन तीनों में से कोई एक नाम दे दिया जाएगा। आपको तो तीनों याद कर लेना है। कैसे? देखो याद करने का तरीका भी बताया जा रहा है। बॉम्बे है ना, बॉम्बे में अगर आपको प्रेसिडेंसी चाहिए, मान लीजिए आप बॉम्बे जाते हो, प्रेसिडेंसी मतलब आप समझो कि स्ट्रगलिंग हो आप और जा रहे हो बॉम्बे, है ना, बॉम्बे में प्रेसिडेंसी आपको हासिल करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप सबसे पहले जाओगे तो आपकी जिंदगी कैसी हो जाएगी? दर बदर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? फिर आपको क्या करना पड़ेगा? फिर आपको भाई कोई मिला, आपको बोला कि भाई आपको बॉम्बे प्रेसिडेंसी चाहिए ना, तो ऐसे ही दरबदर भटकते रहोगे। फिर आपसे बोलेगा, फिर रोज आप क्या करोगे? फिर रोज आप तेल लगाना शुरू करोगे, है ना। तेल लगाना आप समझ रहे हो, बड़े बड़े जो मछलियां हैं ना वहां पर, वहां आपको तेल लगाना पड़ेगा, है ना। ऐसा माना जाता है कि तभी आप क्या कर सकते हो, वहां स्ट्रगलिंग एक्टर्स के रूप में, नहीं तो बनकर रह जाओगे। तो ऐसे आपको याद रखना कि बॉम्बे में प्रेसिडेंसी चाहिए ना, तो दर बदर, बदर से आपका हो गया बदरुद्दीन, और फिर रोज आपको क्या करना पड़ेगा? तेल लगाना पड़ेगा। तो फिर रोज से हो गया आपका फिरोज शाह मेहता, और तेल लगाना से हो गया तेलंग हो गया। तीनों आपके याद हो गए। ये केवल एक तरीका बताया गया, ऐसा नहीं है कि ऐसा होता है, केवल याद करने के लिए। जैसे ही मतलब कुछ चीजें आपको कहावतें जो प्रचलित हैं, जैसी आपकी किंवदंतियां होती हैं, उन आधार पर कभी ट्रिक बना दी जाती है, कभी आपकी राइमिंग पर बना दी जाती है। तो ये कुछ तरीके होते हैं जिनके आधार पर आपके तरीके ही बनाए जाते हैं, ताकि आपको याद रहे। अब बॉम्बे प्रेसिडेंसी से आपको ये तो याद ही रहेगा ना कि बॉम्बे में भाई प्रेसिडेंसी चाहिए, तो फिर दरबदर जिंदगी हो जाएगी, आप जाओगे अगर, और दरबदर जिंदगी ना हो, प्रेसिडेंसी अगर चाहिए आपको, तो क्या करना पड़ेगा? फिर रोज आपको तेल लगाना पड़ेगा। फिर रोज से फिरोज हो गया, तेल लगाने से तेलंग हो गया। तीनों देखो इसके अध्यक्ष भी आपको याद हो गए होंगे साथ के साथ। अब देखो यहां पर हमने पूर्व राजनीतिक संस्थाएं देख ली, उनके अध्यक्षों से लेकर के जो क्वेश्चंस आते हैं वो हमने देख लिए।
उनके संस्थापक सदस्यों से जो प्रश्न पूछे जाते हैं इन्हीं संस्थाओं से ही अभी तक पूछे गए हैं और इनसे बाहर बहुत रेयर रह जाता है। और ये आपको अगर याद है ना, टिप्स पर है ना, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कभी भी। अब राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बेहद महत्वपूर्ण है। बेहद महत्वपूर्ण इसलिए है कि राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों से लेकर के 50 के ऊपर अधिवेशन हुए, लेकिन सभी महत्वपूर्ण थोड़ी होते हैं यार याद करने। कुछ महत्वपूर्ण होते हैं जिनको हम देखो यहाँ पर बता देंगे कि कैसे याद रखना है। उनसे जो प्रश्न बनाए गए वो सारे यहाँ पर नोट डाउन करके आपको दे दिए गए हैं एक साथ। अब इनको आप एकदम रट लेना, और रटा यहाँ दिया ही जाएगा, ये तो आप जानते ही हैं। और कांग्रेस को लेकर देखो सबसे पहले स्थापना को लेकर बनता है। अब इसकी स्थापना हर एक को पता रहता है कि एओ ह्यूम जो ब्रिटिश के सिविल सेवा में जो सेवानिवृत्त अधिकारी होता है ना, उसके द्वारा ब्रिटिश जो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना की जाती है 1885 में। पीछे आपको डेट भी बताई गई थी 28 दिसंबर तारीख, याद है आपको? नहीं याद है तो ध्यान से देखो जाकर के पीछे का वीडियो कि इसी कारण बताया था कि नहीं, इसी कारण क्या होता है, कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन होते थे वो दिसंबर महीने में ही होते थे, क्योंकि इसकी स्थापना जो हुई वर्ष 1885 था, तिथि क्या थी, 28 दिसंबर थी। फिर इसका पूछा जाता है भाई वायसराय कौन था इस समय, तो आप बताओगे भाई कोई डफर ही रहा होगा जिसने ऐसी संस्थान को अखिल भारतीय संस्थान की स्थापना होने दी। कोई डफर रहा होगा, मतलब डफरिन। और डफरिन का ही स्टेटमेंट है, वो ऐसा मानता था कि कांग्रेस जो है सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की मात्र संस्था है। पूछा गया कि यह जो स्टेटमेंट है यह किसके द्वारा दिया गया, तो आपका बताना है कि डफरिन के द्वारा यह स्टेटमेंट दिया जाता है। अब क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन हम इनके अधिवेशनों से लेकर देखते हैं कैसे क्वेश्चन बनाए गए। पहले हम शुरुआती 4 अधिवेशन देख लेंगे। 4 अधिवेशन जो आप देखोगे ना, ये देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एक साथ दिया गया है। अब इसके जो पीछे के तथ्य हैं ना, इन तथ्यों के पीछे के अगर कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करोगे, कारण अगर जानने की कोशिश करोगे, तो कभी भी तथ्य आपको ये रटने नहीं पड़ेंगे। देखो समझ लेते हैं कारण। कांग्रेस आप बताइए कैसी संस्थान थी, अखिल भारतीय संस्थान थी, तो इसका जो स्वरूप रखा जाएगा वो अखिल भारतीय रखने की कोशिश की जाएगी, यानी कि क्षेत्रीय आधार पर कोशिश की जाएगी कि पूरे के पूरे भारत को समेटा जाए, है ना, अधिवेशनों के माध्यम से। दूसरा क्या है, सभी वर्गों को शामिल किया जाए। तो भैया जो शुरुआती 4 अधिवेशन है ना, इसी आधार पर आप समझो इसको, अभी देखो क्लियर हो जाएगा। पहला अधिवेशन कहां होता है, पहला अधिवेशन हर किसी को पता है कहां पर होता है, भारत के पश्चिमी क्षेत्र में एक स्थान था पुणे, वहां डिसाइड होता है। लेकिन पुणे में आपका प्लेग फैल जाता है, प्लेग फैलने के कारण यहाँ पर डिसाइड किया जाता है कि भाई अब अधिवेशन कहाँ पर होगा, आपके बंबई में होगा। तो पहला अधिवेशन आपका बंबई में हुआ, और इसके पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए, व्योमेश चंद्र बनर्जी बनाए गए। ये हर बच्चे को तैयार रहता है कि ये पहले अधिवेशन सबको रटा होता है, यहाँ कन्फ्यूजन कभी नहीं होता है। फिर बात आई अब दूसरा कहाँ किया जाए, तो यहाँ के लोगों ने, यहाँ लगभग 72 प्रतिनिधि आपके पता है भाग लेते हैं इस पहले अधिवेशन में कांग्रेस में। और यहाँ अभी शुरुआती स्तर पर यह भी जानते हैं आप कि नरम दल का प्रभुत्व चल रहा होता है, तो शुरुआती स्तर पर जितने भी अध्यक्ष बनाए जाएंगे मोस्टली नरम दल का ही नेता बनाया जाएगा, ठीक है। जैसे ही 1905 का जो स्वदेशी अधिवेशन होगा उसके बाद से क्या है, गरम दल कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय होना शुरू हो जाएंगे। अब चलिए शुरू करते हैं, यहाँ पर पहला अधिवेशन क्लियर हो गया। फिर हम देखेंगे दूसरा अधिवेशन। दूसरा अधिवेशन एवं थोड़ी ना हो गया कलकत्ता में, है ना। अब यहाँ बोलेंगे भाई पश्चिमी भाग हमने कवर कर लिया, अब ये थोड़ी हम पश्चिमी भाग में ही सारे अधिवेशन करा दें, उन्होंने बोला चलो पूर्वी भाग कवर कर लेते हैं। तो दूसरा अधिवेशन कहाँ पर होगा, कलकत्ता में होगा। तो पहला हमने देखा कांग्रेस का कहाँ पर हुआ, बंबई में हुआ। दूसरा हम कलकत्ता में देखेंगे, कलकत्ता में जो अध्यक्ष बनाए गए ना वो दादा भाई नौरोजी बनाए गए। अब यहाँ समझना कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। एक क्वेश्चन बनाया जाता है कि दादा भाई नौरोजी को कितनी बार अध्यक्षता कांग्रेस की दी गई, तो आप जानोगे यहाँ पर 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे कौन, दादा भाई नौरोजी। और जो दूसरा अधिवेशन हुआ उसके अध्यक्ष भी दादा भाई नौरोजी थे। कैसे याद रखोगे भाई, आप जानते हो ना, आप अपनी पीढ़ी देखिए, फिर आप अपने ऊपर दूसरी पीढ़ी कौन सी है, पापा की पीढ़ी होती है। नंबर 1 पे आपने अपनी पीढ़ी रखी, दूसरे पे अपने पापा की पीढ़ी रखी, तीसरे पे किसकी पीढ़ी होती है, दादा की पीढ़ी होती है। तो भैया जब तीसरे पे दादा की पीढ़ी होती है तो दादा भाई नौरोजी कितनी बार अध्यक्ष बने होंगे, 3 बार। इस कारण नहीं बने होंगे, लेकिन ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने, यह याद हो जाएगा आपको यहाँ से। अब तीसरा देखते हैं, यहाँ ही समझिए मैप पर, जब भारत के नक्शे पे हमने पश्चिमी क्षेत्र देखा, पूर्वी देखा, अब हम बताएंगे भाई तीसरा जो है अखिल भारतीय स्वरूप के रूप में दिखाना है। तो हमने पश्चिम एरिया कवर किया, पूर्व एरिया कवर किया, अब हम जाएंगे किधर, दक्षिण के एरिया में। यहाँ साथ साथ एक चीज़ और बताई जा रही है, दादा भाई नौरोजी आप जानते हो कि पारसी कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, तो सारी कम्युनिटी भी एक साथ लेकर चल रही है ना, कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय भी ना छूटे। तो यहाँ दादा भाई नौरोजी को इसलिए और अध्यक्षता दी जाती है। तीसरे नंबर पर अब आते हैं, अब भाई हमने वेस्ट देख लिया, ईस्ट देख लिया, अब दक्षिण जाएंगे। तो दक्षिण में हम देखेंगे भाई कहाँ, मद्रास। देखो तीसरा इसलिए जो अधिवेशन होता है कहाँ पर होता है, दक्षिण का ही एक स्थान है आपका मद्रास, यहाँ पर आपका क्या कराया जाता है, तीसरा अधिवेशन कराया जाता है। अब हम देखते हैं अल्पसंख्यक समुदाय यहाँ पर नजर आएगा आपका, हैदराबाद क्षेत्र आप जानते हो ना, तेलंगाना क्षेत्र हो गया, यहाँ सब अल्पसंख्यक। तो कोई अल्पसंख्यक वर्ग से हम अध्यक्ष चुनेंगे। कौन इसलिए बनाया गया तीसरे अधिवेशन में, बदरुद्दीन तैयब जी को। और यह साथ साथ क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे आपके, बदरुद्दीन तैयब हैं। तो कांग्रेस के अध्यक्ष
जो बनाए जा रहे हैं या अधिवेशन जो हो रहे हैं उनके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो, कांग्रेस का अखिल भारतीय स्वरूप का दिखाना। ठीक है, तो यहां देखो, यहां कारण अगर आप जानते हुए समझोगे तो कभी भी जो अधिवेशन है इनको कभी रटना नहीं पड़ेगा। चलिए चौथा देखते हैं। अब यार हमने क्या किया, मैप में पश्चिम देख लिया, पूरब देख लिया, दक्षिण देख लिया। अब उत्तर के क्षेत्र के लिए हमने इलाहाबाद के क्षेत्र को चुना। अब यूपी आरओ का जब दे रहे हो ना, तो कोई भी अगर अधिवेशन उत्तर प्रदेश में होता है ना तो वो और इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो चौथा जो इलाहाबाद में हुआ उसकी अध्यक्षता जो है किसने की थी, जॉर्ज यूले ने की थी, है ना। जॉर्ज यूले के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन रहे थे, तो पहले अंग्रेज जो अध्यक्ष रहते हैं वो जॉर्ज यूले ही रहते हैं। तो यह आपके देखो चारों अधिवेशन क्लियर होंगे। आपने भारत का मैप तुरंत समझा, तो यहां से आपने समझा कि भाई पहला पश्चिम के क्षेत्र में, दूसरा फिर पूरब का क्षेत्र कवर किया गया, तीसरा भाई मद्रास के थ्रू दक्षिण का क्षेत्र, और उत्तर का क्षेत्र कवर करने के लिए फिर इलाहाबाद का क्षेत्र चुन लिया गया। इस हिसाब से कांग्रेस का अखिल भारतीय स्वरूप चारों अधिवेशनों से हम समझ सकते हैं। ये देखो हो गए चारों तैयार आपके, और चारों के अध्यक्ष भी आप समझ गए होंगे कैसे एक सारी कम्युनिटीज को शामिल करते हुए चारों अध्यक्ष भी बनाए गए। अब आप बताओ, अब आप शुरुआत के चारों अधिवेशन देखोगे तो दिमाग में आपके रहेगा कि अधिवेशन किसके हो रहे हैं, कांग्रेस के हो रहे हैं, और कांग्रेस का स्वरूप कैसा दिखाना है, अखिल भारतीय स्वरूप दिखाना है, क्योंकि इसके पहले क्षेत्रीय स्वरूप लिए हुए हम कई राजनीतिक संस्थाएं देख चुके हैं। अब आगे अगला जो इंपॉर्टेंट आता है वो 1896 का आपका आता है कौन सा, 12वां अधिवेशन। देखो भाई 12वां अधिवेशन को आपको 12वें से ही याद रखना है। अब आगे के जो 22वें, 23वें, 37वें जो हम देखेंगे ना वो ऐसे नहीं याद रखना, लेकिन 12वां याद कर लेना। इससे देखो दो फैक्ट आपके साथ साथ यहाँ तैयार करा दिए जाएंगे। कैसे, 12वां से आप बताइए, 12 भाई परिषद आपने पीछे पढ़ा था, 12 भाई परिषद नहीं पढ़ा है तो मराठा वाला वीडियो देखा जा करके। वहाँ जब 12 भाई परिषद के बारे में आपको रघुनाथ राव के बाद में जब कहानी 12 भाई परिषद की बताई गई थी तो वहाँ बताया गया था कि 12 भाई परिषद में आपके कितने सदस्य होते थे, 12 सदस्य होते थे। तो आप बताओगे भाई 12 भाई परिषद में कितने बंदे होते थे, 12 बंदे होते थे, हाँ, और 12 बंदे ऐसे थे उनके सामने कोई सयाना नहीं बनता था। तो एक कहानी आपको बताई जा रही, कैसे, दो फैक्ट आपके साथ के साथ तैयार हो रहे हैं। 12 भाई परिषद में कितने बंदे होते थे, 12 बंदे होते थे, और उनके सामने कोई सयाना नहीं बनता था। तो 12 भाई परिषद तो ये अलग तैयार ही है आपका। यहां से देखो एक और फैक्ट तैयार हो गया, क्या, जो 12वां आपका अधिवेशन हुआ ना, 12 भाई परिषद ने आपने निकाला 12वां अधिवेशन, और 85 से आप जोड़ देना यार, 12वां 1896 में निकल कर आएगा। ठीक, अब 12वां अधिवेशन निकल के आया यहां से, तो 12वें अधिवेशन में ही क्या था, 12 बंदे, मतलब वंदे मातरम आपका गाया गया। पहली बार पूछा जाता है कि वंदे मातरम कब गाया गया, तो आपने बता दिया भाई वंदे 12 बंदे, तो वंदे मातरम 12वें में, 1896 आएगा तब भी आप मार दोगे अब, और अधिवेशन के रूप में 12वां 11वां इस तरीके से ऑप्शन होगा तब भी मार दोगे आप। और पहली बार यहीं पर वंदे मातरम गाया जाता है, और इसके सामने कोई सयाने नहीं बनते थे। तो इसका जो अध्यक्ष बनाया गया था वो रहीमतुल्लाह सयानी, सयाने से आपको बताया गया कि रहीमतुल्लाह सयानी थे इसके क्या अध्यक्ष थे उस समय कांग्रेस अधिवेशन के। तो यह क्लियर हो गया होगा। कहाँ हुआ था, कलकत्ता में ही हुआ होगा। जितने ये राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत वाले हैं ना, सब कलकत्ता में अधिवेशन हुए, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन के लिए जो स्वर ऊंचे हो रहे थे शुरुआती स्तर पर कहाँ से हो रहे थे, कलकत्ता से ही हो रहे थे। अब देखो 1906 वाला अधिवेशन, 1907, इन दोनों को एक साथ कनेक्ट करके पढ़ना है, और आपको भी देखो याद भी हो जाएगा। कैसे, 1907 का सूरत अधिवेशन हर किसी को पता है, यहां पर कांग्रेस का विभाजन होता है, लेकिन इसके पीछे की कहानी समझो, इसके पहले वाले अधिवेशन से क्वेश्चन क्यों बनाया जाता है। होता क्या है, यहां गरम दल और नरम दल लड़ रहे होते हैं। क्यों, स्वदेशी आंदोलन के बाद पीछे आपको बताया गया था कि स्वदेशी आंदोलन के जो विस्तार को लेकर के पहले तो दोनों में विभाजन होता है, गरम दल और नरम दल विचारधारा में। तो यही बात आती है कि अब कांग्रेस में जो है सक्रिय रूप से कौन हो जाएंगे, सक्रिय रूप से भाग लेने लगेंगे गरम दल के नेता। तो भाई गरम दल के नेता चाहेंगे कि हमारा अध्यक्ष बने, और नरम दल के नेता चाहेंगे हमारा अध्यक्ष बने। तो यहां पर क्या होता है, 1906 का अधिवेशन होता है ना, वहां पर यह लड़ाई हो रही होती है, लेकिन दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो यहां विभाजन होते होते रुक जाता है। बेसिकली होता क्या है, दादा भाई नौरोजी को लेकर के, चाहे वह नरम दल का नेता हो चाहे गरम दल का नेता हो, ओल्ड ग्रैंडमैन ऑफ इंडिया बोला जाता है ना, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो इस कारण से आप जानते ही इनको बोला जाता था। दूसरा, गरम दल में भी इनकी पैठ अच्छी थी और नरम दल में भी इनकी पैठ अच्छी थी, इसलिए यहां पर विभाजन आपका रुक जाता है। लेकिन आप समझिए कलकत्ता में जो ये अधिवेशन होता है उसके अध्यक्ष आपके नौरोजी बना दिए जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा यहां पर आपको समझना है कि यहां विभाजन रुका। लेकिन साथ साथ यहां पर ध्यान रखना है कि यहीं पर स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। एक आप स्लोगन पढ़ते हो, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। तो इस तरीके के नारे कहां पर दिए जाएंगे, 1906 के। क्यों दिए जा रहे हैं, इसके पीछे क्या आप 1905 के बंगाल विभाजन को समझिए। बंगाल विभाजन को रोकने के लिए ही इस तरीके की प्रतिक्रियाएं कहां देखने को मिलेंगी, 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। तो यहां आपको क्लियर हो गया होगा 1906 का अधिवेशन। अब 7 का आप जानते हो, 6 तक तो शांत रहे भाई गरम दल के नेता। 7 में जब सूरत में अधिवेशन हुआ, बेसिकली ये चाहते थे कि नागपुर में हो। नागपुर आप जानते हो गरम दल का आज भी क्या है, गढ़ बना हुआ है। उसी तरीके से पहले भी नागपुर क्या था, गरम दल के नेताओं का गढ़ रहता था। अब ये चाहते थे नागपुर में हो, लेकिन सूरत में अधिवेशन होता है, और यहाँ जानते हैं किसको अध्यक्षता दे दी जाती है, रास बिहारी घोष को। बेसिकली यहाँ से बुरी तरीके से नाराज होते हैं। आप जानते भी हैं कि जूता चप्पल वगैरह किसी अधिवेशन में चला था, कौन सा अधिवेशन था, यही सूरत का अधिवेशन था। यही क्या होता है आपका कांग्रेस का विभाजन देखने को मिलेगा 1907 के आपके सूरत अधिवेशन में।
होता क्या है, यहाँ पर अध्यक्ष आपसे पूछ लिया जाता है कौन बनाएगा, रासबिहारी घोष। अब आपको कंफ्यूज कर सकता है, यहाँ पर रासबिहारी बोस भी दिया होगा ऑप्शन में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। ये जो रासबिहारी बोस थे ना, ये क्रांतिकारी गतिविधियों में लगे हुए नेता थे, और ये घोष जो है आपके नरम दल के हैं। याद कैसे रखोगे, सुभाष चंद्र बोस कैसे नेता थे, क्रांतिकारी नेता थे, तो बोस से ही आपको याद रखना है कि जैसे सुभाष चंद्र बोस क्रांतिकारी नेता थे, वैसे जो रासबिहारी बोस भी क्रांतिकारी नेता थे। इसलिए यहाँ जो अध्यक्ष बनाए गए, कौन बनाए गए, रासबिहारी घोष बनाए गए। तो इसीलिए यहाँ पर नरम दल के नेताओं से गरम दल के नेता नाराज होंगे, और कांग्रेस का विभाजन कहाँ देखने को मिलेगा, 1907 के अधिवेशन में देखने को मिलेगा। पीछे की कहानी देखो, साथ साथ में अगर राष्ट्रीय आंदोलन में जो घटनाएं हो रही ना, उनसे रिलेट करके अगर अधिवेशन को समझने की कोशिश किया करिए, तो कभी भी ये फैक्ट आपके लिए कठिन नहीं रहेंगे। अब देखो 1911 का जो अधिवेशन है, यह कलकत्ता में देखो यहाँ भी अधिवेशन होता है। यहाँ बात पूछी जाती है कि जो पहली बार जनगण मन है ना, वो कहाँ पर गाया गया, और उस समय क्वेश्चन आया कि पहली बार जो जनगण मन गाया गया वो 1911 का अधिवेशन आपका कलकत्ता का था ही, ये तो आपको पता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो आप बताओगे कि वहाँ उस समय बिशन नारायण धर थे अध्यक्ष। कैसे याद रखोगे, जनगण मन से याद रखना भाई, जनगण, हर जनगण के मन में क्या होना चाहिए, नारायण का नाम होना चाहिए, है ना। हर जन के मन में किसका नाम होना चाहिए, जनगण के, हर जनगण के मन में किसका नाम होना चाहिए, नारायण का। नारायण से आपने याद कर लिया बिशन नारायण को, और जनगण मन इसी समय गाया गया कलकत्ता अधिवेशन में। वर्ष क्या था, 1911 का वर्ष था। अब अगला अधिवेशन कौन सा इंपॉर्टेंट है, अगला देखो 1916 के अधिवेशन से प्रश्न बनता है। बनता क्या है, 1916 का अधिवेशन देखो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, लखनऊ में हो रहा है। यहीं आपका लखनऊ समझौता आपको पीछे भी पढ़ाया गया था। बेसिकली लखनऊ समझौता को समझना है तो आप समझोगे यहाँ पर 7 का जब सूरत अधिवेशन होता है, गरम और नरम दल अलग अलग विचारधाराएं है ना, बढ़ जाते हैं ये। अब 1916 में जो गरम दल और नरम दल के बीच समझौता कराया जाएगा, उसे लखनऊ समझौता के रूप में जाना जाएगा। इसके साथ पीछे एक घटना हुई थी 1909 की, मार्ले मिंटो सुधार। इसमें होता है कि जो ये अंग्रेज होते हैं ना, ये मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी होती है, बंगाल का विभाजन हो चुका होता है। अब इसी को आधार बनाते हुए, इसी का फायदा उठाते हुए ये फूट डालो और राज करो की नीति लागू कर देंगे। उसी के संदर्भ में मुस्लिमों का पृथक निर्वाचन लागू कर दिया जाएगा मुस्लिमों का, है ना। इसको कांग्रेस शुरुआत में क्या करेगी, नकार देगी। लेकिन जब 16 में अधिवेशन आपका होता है ना, अब 16 में जब कांग्रेस का अधिवेशन होता है तो दोनों के बीच समझौता हो जाता है, मुस्लिम लीग के बीच और कांग्रेस के बीच। और कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल यहीं पर रहती है कि कांग्रेस क्या करेगी, जो इनके पृथक निर्वाचन को यहाँ पर मान्यता दे देगी। तो भैया यही देखो समझना है कि 16 में आपका जो अधिवेशन हुआ वो लखनऊ में हुआ, और इसके अध्यक्ष उस समय बनाए गए अंबिका चरण मजूमदार, और मुस्लिम लीग से समझौता होता है। तो यह तो आपको पीछे पूरी कहानी बता दी गई कि 16 का जो अधिवेशन है उसमें मुस्लिम लीग से समझौता हुआ। लेकिन इसके अध्यक्ष कैसे याद करोगे, तो आप बताओगे भाई यहीं पर तो ऐसा होता है जब कांग्रेस क्या लीग के चरणों में गिर जाती है। अब चरण से आपने बनाया अंबिका चरण मजूमदार, इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए, अंबिका चरण मजूमदार। तो यह तीनों चीजें देखो याद हो गई। 1916 की घटनाक्रम भी पीछे बता दिया गया, कहानी क्या थी, किस कारण से यहाँ पर लखनऊ समझौता चर्चा में रहा। अब 1917 का अगर आपको याद रखना है कि 17 में क्या है, आपकी अध्यक्ष जो बनाई गई ना, कलकत्ता में अधिवेशन होता है, इसकी जो अध्यक्ष बनाई गई वह एनी बेसेंट बनाई गई। और एनी बेसेंट के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई थी वह एनी बेसेंट बनाई गई थी। याद रखना, पहली महिला अध्यक्ष बताया जा रहा है, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष नहीं बताया जा रहा है, वो आगे बताया जाएगा। तो वो एनी बेसेंट बताई गई थी। अब 1917 में एवई तो बना नहीं दी गई होंगी। कहानी क्या है, होम रूल लीग के बारे में आपने पढ़ा है। होम रूल लीग की स्थापना कब हुई, शुरुआत कब हुई, 1916 में हुई। दो व्यक्तियों ने शुरू किया था, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। बाल गंगाधर तिलक का जो होम रूल लीग था वो बंबई के क्षेत्रों तक सीमित था, और वहीं जो एनी बेसेंट का था वो लगभग संपूर्ण भारत में सक्रिय था। तो अब समझिए एनी बेसेंट की लोकप्रियता कहाँ से बढ़ेगी, होम रूल लीग से। अब होम रूल लीग से लोकप्रियता अगर इतनी बढ़ रही है एनी बेसेंट की, तो यहीं पर उनको अगले ही साल कहाँ की अध्यक्षता मिल जाएगी, कांग्रेस के अधिवेशन की। तो 1917 में एनी बेसेंट को क्यों अध्यक्ष बनाया गया, यहाँ समझ में आया आपको। और यहीं से देखो प्रश्न बना दिया जाता है कि पहली महिला अध्यक्ष भी बनती हैं। चलो 1917 का आपको समझ में आ गया होगा। फिर 1923 का आप समझिए, यहाँ तीनों को एक साथ पढ़ना है और क्वेश्चन आपका बनाया जाता है 23, 24 और 25। देखो 1923, 1924, 1925 के अधिवेशनों से लेकर जितने प्रश्न बने अभी तीनों आपको एकदम क्लियर करा दिए जाएंगे, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के। और पीछे के राष्ट्रीय आंदोलन से कनेक्ट करके आप चीज़ों को याद करोगे ना, अधिवेशनों को, तो सारे याद हो जाते हैं। बिल्कुल फिक्र नहीं करनी है इस पर कि याद कैसे हो गया यार। ये देखो 23 को अगर आपको याद करना है, 23 के आसपास की आपको घटना 22 याद करनी है। 1922 में एक बहुत बड़ी घटना होती है, हर कोई जानता है। असहयोग आंदोलन के बाद जो चौरी चौरा घटना हो जाती है, उसके बाद गांधी जी के द्वारा जब असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है ना, तो उसके बाद से ही देखो कांग्रेस का आपको समझना है कि 23 में क्या क्वेश्चंस कैसे यहाँ से कनेक्ट करके बनाए जाते हैं, बनाए गए हैं, आप याद कैसे करोगे। तो 22 में क्या होता है, जब असहयोग आंदोलन से वापस ले लिया गया, भाई असहयोग आंदोलन वापस लिया गया गांधी जी के द्वारा, तो यहाँ पर जितना युवा होगा ना, आप जानते हो कि इसके बाद क्रांतिकारियों का एक दूसरा चरण शुरू हो जाता है, क्रांतिकारी आंदोलन का। तो जितना भी आप समझिए जो 23 का विशेष अधिवेशन हुआ, यहाँ पर जितना भी युवा होगा ना, वह किसकी बात करने लगेगा, जितना युवा होगा 23 के अधिवेशन से आज़ाद होने की बात करने लगेगा।
यानी कि अब हमें आज़ाद होना है ना, इतना वह उस समय उग्र हो चुका होता है। और लेकिन गांधी जी के द्वारा हिंसा होने से उसको वापस कर लिया जाता है। लेकिन युवा जो है अब आज़ाद होने की बात करेगा, है ना। आज़ाद होने की बात क्यों करेगा? क्योंकि वह क्या होता है, उसको दिल से बुरा लगता है, दिल पर उसके चोट लगी होती है। क्यों? क्योंकि गांधी जी के द्वारा वह वापस कर लिया जाता है। तो 23 का अधिवेशन इसी तरीके से याद हो जाएगा। युवा जितना युवा होता है, युवा क्या करेगा? आज़ाद होने की बात करेगा। और क्यों आज़ाद होने की बात करेगा? क्योंकि वह दिल पर उसके चोट लगी होती है या दिल से उसे बुरा लगता है। भाई दिल से आपने दिल्ली को कनेक्ट किया, युवा से आप बताओगे भाई सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे उस समय जो आज़ाद होने की? अबुल कलाम आज़ाद। आज़ाद होने की बात कर रहे थे कौन? अबुल कलाम आज़ाद। तो अबुल कलाम आज़ाद क्या है, आपके अध्यक्ष बनाए गए 1923 के अधिवेशन के, और यह सबसे युवा अध्यक्ष थे। और किस वर्ष बनाए गए? यह भी आपको कनेक्ट कर लेना है, किससे? 1922 की चौरी चौरा कांड से कनेक्ट कर लेना है। 24 वाला कैसे याद करोगे? तो भाई गांधी जी ने देखा कि यार ये तो युवा जो हैं अलग आज़ादी की बात कर रहे हैं, कांग्रेस तो कमजोर पड़ जाएगी, इसीलिए इस पर लगाम लगाने हेतु अगले ही साल क्या होगा, लगाम लगाने हेतु गांधी जी क्या है, अध्यक्षता करेंगे। और केवल एक ही ऐसा अधिवेशन है जिसकी गांधी जी के द्वारा अध्यक्षता की गई। कब आना पड़ा उन्हें? जब देखा उन्होंने 23 में युवाओं के द्वारा आज़ाद होने की बात की जा रही है, तो फिर लगाम लगाने के लिए लगाम से आपने बेलगाम याद किया, और गांधी जी आएंगे तो गांधी जी अध्यक्षता करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं कि गांधी जी लगाम लगाने के लिए आए थे, याद करने के लिए आपको बताया जा रहा है कि 1924 का जो अधिवेशन हुआ ना अगले साल का, तो वहां गांधी जी ने अध्यक्षता की जो बेलगाम में हुआ। अब अगले साल क्या हुआ? फिर गांधी जी ने देखा भाई लगाम, हम इन पर लगाम लगाना सबसे आसान तरीका जानते हैं क्या है? तो उन्होंने बोला इनके कान पकड़कर, किसके? जो युवा है ना, युवाओं के कान पकड़े कोई भारतीय महिला, कोई भारतीय महिला कान पकड़ेगी ना तभी इन पर लगाम लगेगी। तो भाई अगले साल उन्होंने बोला कि कान पकड़े। कान से आपने बताया कानपुर, और कानपुर इसके अध्यक्ष कौन बनाई गई? सरोजनी नायडू, कोई भारतीय महिला। तो यह आप क्वेश्चन बनाया जाता है कि कौन थी पहली भारतीय महिला अध्यक्ष? पीछे आपने पढ़ा कि पहली अध्यक्ष कौन थी, महिला अध्यक्ष? वह थी एनी बेसेंट। लेकिन पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू थी। तो भाई इन्होंने ही क्या किया, कान पकड़कर, जब आज़ाद जो युवा थे ना, इनको कान पकड़कर इनको लगाम लगा सकते हैं। तो कान से आपका हो गया जो 25 का, आप बताओगे कि जो अधिवेशन हुआ वह कानपुर में हुआ, और इसकी अध्यक्ष सरोजनी नायडू बनाई गई जो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। देखो सारे याद हो गए, 23 का, 24 का, 25 का बोला था, तीनों याद करा दिया जाएगा। और केवल एक घटना से, किससे? 22 की चौरी चौरा से। और 22 की चौरी चौरा एक राजनीतिक एक कोई घटना लेकर के पीछे उसके साथ में सीक्वेंस कनेक्ट करके तभी आपको चीज़ें याद भी हो सकती हैं। और ये 1 से 2 बार आप देखोगे ना तो सारे याद हो जाएंगे आपको। अब आप कहाँ पर हुआ अधिवेशन और उसके अध्यक्ष कौन थे, सारी चीज़ें देखो याद हो गई होंगी 25 तक की। फिर 29 का जो है आपका पूछा जाता है कि 29 का जो अधिवेशन है वो कहाँ पर हुआ? देखो जानते हो लाहौर में हुआ, और इसके अध्यक्ष आपके जवाहरलाल नेहरू बनाए गए। यहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग की गई। इसके पीछे की कहानी आप जानते हो, 1927 में साइमन कमीशन के बारे में जानते हो ना, साइमन गो बैक के नारे लगे। इसमें होता क्या है, किसी भी भारतीय को संविधान निर्माण में शामिल के लिए, भारतीयों के लिए संविधान बनाते हैं, भारतीयों के लिए कानून बनाते हैं, व्यवस्था करते हैं, उसमें भारतीय को शामिल नहीं करते हो, सारे अंग्रेज शामिल करते हो, तो इससे नाराज होते हैं। तो साइमन गो बैक के नारे, काले झंडे दिखाए जाते हैं। उसी के बाद अंग्रेजों के द्वारा कहा जाता है कि भाई आप अपना कानून बनाइए। तो फिर नेहरू रिपोर्ट आती है ना। नेहरू रिपोर्ट के बाद में वहां पर डोमिनियन स्टेट की बात की जाती है। तो अब भाई साहब नेहरू रिपोर्ट आप जानते हो कि जवाहरलाल नेहरू देखते हैं कि इनके पिताजी मोतीलाल नेहरू डोमिनियन स्टेट की बात करते हैं। तो इसके बाद ही आपका 1929 का लाहौर अधिवेशन दिखाई देगा। होता क्या है इसमें, इनके बेटे मोतीलाल नेहरू के ही बेटे रहते हैं जो अपने पिता से असहमत होते हैं डोमिनियन स्टेट को लेकर के। किसकी मांग करेंगे? पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। डोमिनियन स्टेट बेसिकली यह होता है, उसमें 3 आपको विषय जो हैं, रक्षा और विदेश आप जानते हो, इस तरीके के 3 विषय आपको किसको दे दिए जाते हैं? अंग्रेजों के हाथ में। बाकी के सारे अधिकार किसके पास रहेंगे? भारतीयों के। लेकिन पूर्ण स्वराज क्या है? पूरी तरीके से हमारा ही राज चाहिए, है ना, इसको बोलते हैं पूर्ण स्वराज। इसकी डिमांड कब की जाएगी? लाहौर अधिवेशन में की जाएगी। यहीं पर आपको देखो जानकारी के लिए बता दिया जाए, 26 जनवरी को यहीं पर जनगण मन गाया जाता है। तभी से हम अपने 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो इसका इतना महत्व है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन खूब बनाए जाते हैं 1929 के कांग्रेस अधिवेशन से। अब अगला 1937 का जो फैजपुर का अधिवेशन है, देखो याद कैसे रखना है। फैजपुर अधिवेशन से पूछा गया है कि कौन सा ऐसा अधिवेशन है जो गांव में हुआ कांग्रेस का, तो वह कौन सा था? फैजपुर अधिवेशन था। इसके अध्यक्ष कौन थे? नेहरू थे। याद कैसे रखोगे? देखो कांग्रेस का एक फेज ऐसा भी आया, कांग्रेस का एक फेज ऐसा भी आता है जो कब? जब उसके अधिवेशन गांव में होते हैं। तो भैया फेज से आपने कनेक्ट किया फैजपुर को, और गांव में अधिवेशन होता है, मतलब फैजपुर का अधिवेशन कहाँ होता है? गांव में होता है। और गांव में आपको क्या देखने को मिलती है? नहर देखने को मिलती है कि नहीं? और नहर से आपने नेहरू बता दिया। तो देखो इसके अध्यक्ष कौन थे? नेहरू थे। गांव में अधिवेशन कौन सा हुआ? फैजपुर का, क्योंकि कांग्रेस का एक ऐसा फेज आया। तो याद हो गया देखो ये। फिर 1946 का आपको मेरठ का अधिवेशन बताना है। मेरठ का देखो, मेरठ क्वेश्चन क्या बनता है, जब क्वेश्चन यहाँ से यह बनता है कि आज़ादी के समय जो है कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? कृपलानी था।
और यह हुआ कहाँ पर था अधिवेशन? यह आपका मेरठ में अधिवेशन हुआ था। तो देखो याद कैसे रखना है। 1857 का आपने क्रांति पढ़ी थी? नहीं पढ़ी, जाओ वीडियो देखो जाकर के, वहाँ आपको बताया गया था जो 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? मेरठ से हुई। अब भैया जब शुरुआत कहाँ से हो रही है? मेरठ से हो रही है। समापन भी कहाँ पर कांग्रेस करेगी? आज़ाद जब होगी, आज़ादी की मांग पहली मानी जाती है कि मेरठ से ही शुरू होती है, क्रांति की चिंगारी उठती है, तो समापन भी मेरठ से ही करेगी। तो याद आ गया आपको कि स्वतंत्रता के समय आपका मेरठ में ही क्या हो रहा था? अधिवेशन हो रहा था। और उसी समय अध्यक्ष आपके कौन बनाए जाते हैं? कृपलानी बनाए जाते हैं। तो कृपलानी क्या है आप समझो कि किसकी कृपा से? आप समझो इन्हीं लोगों की, मेरठ की कृपा से ही क्या होता है? आपको आज़ादी मिलती है। तो मेरठ की कृपा से आपको आज़ादी मिलती है, तो कृपा से आपने कनेक्ट किया कृपलानी को, और मेरठ से ही देखो चिंगारी उठी थी पहली, और मेरठ में ही समापन हो रहा। स्वतंत्रता के समय आपका कहाँ होगा? मेरठ में ही होगा। इसके अब यह आपको अगर पूछा जाएगा कि आज़ादी के समय अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के, तो बता दोगे भाई कृपलानी थे, और साथ के साथ ये भी बता दोगे कि यह हुआ कहाँ पर था? या मेरठ में हुआ था। अब बाल गंगाधर तिलक से जानते हैं क्वेश्चन क्या आया? क्वेश्चन यह है कि अभी तक कौन ऐसा व्यक्ति है जो कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं बना, जबकि सक्रिय राजनेता थे ये। आप जानते हो बाल गंगाधर तिलक के बारे में, पीछे हमने इनके समाचार पत्र भी पढ़े थे, मराठा और केसरी, है ना। महाराष्ट्र में सक्रिय रूप से यह एक्टिव थे, और साथ में इनका होम रूल लीग आंदोलन भी आप जानते हो, उसके बारे में भी पढ़ा है आपने। लेकिन इन्होंने कभी भी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की। तो पूछा जाता है भाई कौन था? उसमें 4 ऑप्शंस दिए होंगे, उसमें बाल गंगाधर तिलक आपको लगाना है। याद कैसे रखना है? देखो बाल बच्चों को कभी भी क्या किया गया? अध्यक्ष नहीं बनाया गया। और दादाजी तो 3 बार बने अध्यक्ष, है ना, ये भी देखो आपने देख लिया। बाल बच्चे कभी अध्यक्ष नहीं बनाए गए, दादाजी आपके 3 बार अध्यक्ष बने। तो दादा भाई नरोजी आपके 3 बार अध्यक्ष बने, बाल बच्चे कभी अध्यक्ष नहीं बने। बाल बच्चे से आपका बाल गंगाधर तिलक हो गया। चलो उसके बाद जो एक क्वेश्चन जो है आर में पूछा जाता है कि यूपी में जो है अधिवेशन कांग्रेस के कितने हुए? तो यहाँ समझ लीजिएगा, यूपी में जितने भी अधिवेशन हुए ना वो सारे एक साथ यहाँ बता दिए गए हैं, और जिसमें मैक्सिमम आप पढ़ चुके हैं। यूपी में आपको एक मोटा मोटा पूछा जाता है कितने अधिवेशन हुए, तो आप बताओगे कि 9 अधिवेशन आपके कहाँ होते हैं? 9 अधिवेशन आपके उत्तर प्रदेश में होते हैं। जितने टोटल 50+ अधिवेशन हुए ना, उसमें से उत्तर प्रदेश में आपके 9 अधिवेशन होते हैं। आप समझ लीजिए। 88 का आप देखो पहले पढ़ चुके हो, जो चौथा अधिवेशन आपका हुआ था इलाहाबाद में, ये आप पढ़ चुके हो पहले ही, एक हमने ये पढ़ लिया है। उसके बाद हमने लखनऊ का अधिवेशन, जहाँ पर लखनऊ समझौते की बात की थी, यहाँ अंबिकाचरण मजूमदार जो है इसके अध्यक्ष बनाए गए, यह भी पढ़ लिया हमने। कानपुर का अधिवेशन यह भी पढ़ लिया भाई, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष आपकी कौन बनी थी? सरोजनी नायडू बनी थी। और लखनऊ का 1936 का आपको देखिए यहाँ पर अधिवेशन देखना, 1936 का यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू आपके बने थे। और मेरठ का आप समझिए 36 के भी आपके जवाहरलाल नेहरू थे, और इसके बाद 37 का आपको पढ़ाया गया था ना, 1937 का फैजपुर में जो हुआ था, जो गाँव में हुआ था, उसके बाद अध्यक्ष कौन थे? यही नेहरू ही थे। तो यहाँ से आप कनेक्ट कर लेना कि 36 में भी नेहरू ही थे, अध्यक्षता इनके पास थी। क्योंकि यहाँ पर क्या है, कांग्रेस में समाजवादी वर्ग जो होता है ना वो सक्रिय हो जाता है, और जितने भी यहाँ पर अध्यक्ष आपको हैं समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति ही दिखाई देंगे। क्योंकि आप इसके बाद हरिपुरा और त्रिपुरी के बारे में भी, संघर्ष के बारे में पढ़ते हो, वहाँ पर कौन आपके सुभाष चंद्र बोस दिखाई देते हैं, वो भी समाजवादी विचारधारा के समर्थक होते हैं। फिर 46 का आपको बता दिया गया मेरठ में, जो स्वतंत्रता के समय क्या होता है? स्वतंत्रता के समय आपके अध्यक्ष कौन रहते हैं? कृपलानी रहते हैं। तो यह 3-4 जो आपके देखो ये हो गए, 5वां ये हो गए, ये तो सारी चीज़ें पढ़ चुके हो आप। फिर आप 1892 का देख लीजिएगा। 1892 का जो अधिवेशन हुआ वो अभी आपका कहाँ पर होता है? इलाहाबाद में होता है। शुरुआती स्तर के जो अधिवेशन आपको दिख रहे हैं कहाँ हो रहे हैं? इलाहाबाद में हो रहे हैं। इलाहाबाद में राष्ट्रवादियों का गढ़ होता था, तो इसलिए वहीं पर अधिवेशन उत्तर प्रदेश में कराए गए। पहले आप जॉर्ज यूले बताओगे, फिर आप वेमेश चंद बनर्जी। ये वेमेश चंद बनर्जी वही हैं जो आपके क्या है, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष भी बने थे। फिर 99 वाला जो है आपका, उस समय आपके अध्यक्ष कौन बनाए गए? आरसी दत्ता बनाए गए, है ना। आरसी दत्ता 99 बने। और बनारस में जो अधिवेशन हुआ वह 1905 में हुआ। यह समझिए यहाँ पर 1905 में ही आपका कांग्रेस का विभाजन हो रहा था। उसी समय जो कांग्रेस का जो अधिवेशन है वो कहाँ पर हो रहा था? बनारस में हो रहा था। तो अब देख रहे हैं जगह भी डिसाइड की जा रही है कहाँ पर? बनारस का क्षेत्र ही डिसाइड किया जा रहा है, क्योंकि यहीं पर जो है कांग्रेस के, आप जानते हो कि बंगाल के विभाजन का विरोध हो रहा था इन क्षेत्रों में ही, है ना, बंगाल के क्षेत्रों में। तो जगह ऐसे ही नहीं चुन ली जाती थी, चुनने के पीछे के कारण को भी समझना चाहिए आपको। और यहाँ आपके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? बनारस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में अगर नहीं जानते हो तो यह जरूर जानो कि यही गोपाल कृष्ण गोखले हैं जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। और गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं आपके नरमपंथी विचारधारा के थे। तो इसलिए गांधी जी की बहुत सारी जो नीतियां हैं उनमें इनका प्रभाव दिखाई देगा। किसका? गोपाल कृष्ण गोखले का। तो बहुत सारे नरम दल वाले जो नेता थे ना, उनके द्वारा जो भी तरीके अपनाए जाते थे वो गांधी जी के द्वारा भी अपनाए जाएंगे। उदाहरण के तौर पर अहिंसा देख लीजिएगा आप। फिर इलाहाबाद में आपका 1910 में एक और अधिवेशन होता है, वह होता है आपका वेडर वर्ग। वहां पर कौन होते हैं? उसके अध्यक्ष होते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा मोटा मोटा बताया जा रहा है। 3 आपके जो अध्यक्ष अधिवेशन हुए वह इलाहाबाद में हुए, और 3 आपके जो अधिवेशन हुए वह लखनऊ में हुए, है ना। 9 में से 6 आप देख रहे हो इलाहाबाद और लखनऊ में ही होते हैं। बाकी देखो जो 1905 का है वह आपका बनारस में है, और
1925 का कानपुर में है और मेरठ में 1946 का है। तो यह कुछ अधिवेशन है जो आपने याद कर लिए। 6 ये हो गए, 3 ये हो गए, आपके 9 टोटल अधिवेशन होते हैं आपके उत्तर प्रदेश में। तो कांग्रेस के अधिवेशन में इससे बाहर आपको क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, और जो तरीके आपको बताए गए हैं उन तरीकों से ही आप कनेक्ट करके चीज़ों को याद किया करिए, ताकि कॉन्सेप्ट के साथ आपके फैक्ट बहुत आसान लगने लगते हैं कि भाई ऐसा अगर है फैक्ट तो ये है क्यों, उसका कारण क्यों है। और जब कारण आपको पता होता है तो आपको याद करना बहुत आसान हो जाता है। और वही यहाँ पर तरीका आपको बताया जा रहा है कैसे आप याद रख सकते हो, लंबे समय तक अपने दिमाग में कैसे रख पाओगे, ऐसे रख पाओगे, नहीं तो ये आगे आगे पढ़ोगे पीछे पीछे भूल जाओगे जब तक तरीके नहीं बनाओगे आप, या कोई कॉन्सेप्ट नहीं निकालोगे, फैक्ट के पीछे के कारण नहीं ढूंढोगे। चलिए आज का वीडियो ही शुरू करते हैं, और ये बहुत बेहद महत्वपूर्ण वीडियो है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर हम इंडियन नेशनल मूवमेंट में एंट्री कर चुके हैं, और ये सारे वीडियोस अब जो आएंगे ना मॉडर्न के, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इनको कई बार देखिएगा आप, और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। चलिए आज के लिए धन्यवाद। और हाँ, साथ ही अगर पीडीएफ लेनी है ना आपको तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, और सब कुछ फ्री है यार, तो पीडीएफ निकालो, उसको बढ़िया से पढ़ो उसको बार बार। चलिए आज के लिए धन्यवाद।